हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने द सेकुलर हाउस में। आप सभी को बहुत इंतजार करवाना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कौशल सर जुड़ चुके हैं। देखिए कविता, जैसा कि अभी कृष्ण ने कहा कि मुझे तकरीबन 20-22 साल कविताओं से जूझते हुए हो गया है। जूझते हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक कविता जो नई आप लिखते हैं वो पुरानी कविता से इतना ही रिश्ता रखती है कि आपने उसे लिखा है। लेकिन हर नई कविता जो आप लिखते हैं उसके लिए आपको नए सिरे से कोशिश करनी होती है। हो सकता है कि वो कविता बन पाए, हो सकता है कि कविता न बन पाए। तो ये जो एक जद्दोजहद है, ये लगातार एक पोएट की लाइफ में बनी रहती है। तो होता ये है कि जब आप एक लंबा वक़्फ़ा गुज़ार देते हैं तब कुछ ज़रूर आपके इस तरह की एक कला आपके अंदर आ जाती है, एक हुनर आ जाता है कि आप जिस तरह हम चलना सीख जाते हैं या कार चलाना या बाइक चलाना, ना इसी तरह से कुछ-कुछ विचारों को अ, एक कागज़ पे उतारना भी सीख जाते हैं। लेकिन कभी भी क्योंकि बाइक चलाना या और भी जो काम है, उसमें उसकी जो महारत है या उसका जो हुनर है, उसपे आप एक तरह से सर्टेनिटी रख सकते हैं कि अम, अ, आप ठीक तरह से बाइक चला पाएँगे। लेकिन जब आप कविता की बात आती है, तो कविता के साथ एक मुश्किल ये आती है कि कविता में जो मीडियम आपको मिला हुआ है, जो मतलब कविता का जो मीडियम है, जैसे बाइक चला रहे हैं तो बाइक आपका मीडियम है या कार आपका मीडियम है या जो भी और दूसरे, वो थोड़े रिलायबल मीडियम्स हैं, उन पे आप विश्वास कर सकते हैं, उन पे भरोसा कर सकते हैं। वो अपना जो नेचर है, वो लगातार बदलते नहीं हैं। लेकिन जब आप भाषा के उस क्षेत्र में आते हैं और कविताओं की बात करते हैं, तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जो बहुत स्लिपरी है, जो बहुत फिसलना कह सकते हैं कि आपको खुद भी नहीं पता होता है कि किसी शब्द के जो मायने हैं, वो दूसरे शब्दों के साथ जुड़ के वो किन अर्थों को, नए अर्थों को पैदा करेंगे। क्योंकि जहाँ एक तरफ ये जो चीज़ें हैं वो उनको कह सकते हैं कि अजीवित हैं, चाहे वो मतलब कार हो या बाइक हो। लेकिन शब्द उतने अजीवित दिखते ज़रूर हैं, बल्कि दिखते भी नहीं हैं, वो सिर्फ़ हमें सुनाई देते हैं, लेकिन वो उतने उस तरह से उतने मुर्दा नहीं होते, ज़िंदा होते हैं। और उनके अपने कॉम्बिनेशंस के साथ आते हैं, अपने साथियों को चुनते हैं वो। तो इस लिहाज से भाषा के साथ जो भी काम किया जाता है, चाहे वो कविता का लिखना हो या कहानी का लिखना हो, उपन्यास का लिखना हो या और भी किसी तरह से बोलना ही हो, है ना? क्योंकि बोलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रिया है और इसी बोलने से आगे आप दूसरे जो काम है वो शुरू करते हैं। तो भाषा जो है वो कभी भी आप उतने निर्भीक तरीके से, उतने व्यवस्थित तरीके से या उतने निश्चिंत तरीके से आप भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक समस्या भाषा के साथ आती है और इसी वजह से ये जो कविता की जो यात्रा है, वो मुश्किल हो जाती है। एक तो बात ये है, तो ये एक वजह है जिसकी वजह से कविताएँ लिखना कभी भी आसान नहीं है और आप लगातार जूझते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जिन चीज़ों को कविता के थ्रू कहना चाहते हैं या भाषा के माध्यम से कहना चाहते हैं, वो कौन-सी चीज़ें हैं? वो आपके अंदर हो रही उथल-पुथल है। मतलब आपने कुछ महसूस किया, आपको कुछ लगा कि हाँ, कोई कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है या कोई खुशी है या कोई गम है, मतलब किसी तरह की कोई चीज़ है। तो पहली बात तो ये आती है कि आप उसे कहना चाहते हैं। तो पहली बात जो इसमें आती है कि क्या आप उसे उस गम को या उस खुशी को या वो जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंस आपके अंदर चल रहा है, क्या उस इमोशनल डिस्टर्बेंस को आप अच्छी तरह समझते हैं?
है ना? तो अगर आप उस इमोशनल डिस्टर्बेंस को समझते हैं, कितने लोग समझते हैं, वाक़ई समझते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग समझते हैं। आज के जो हालात हैं या तभी भी मतलब जो हालात हैं, वो हम उनको सही तरह नहीं समझ पाते हैं। उनको यही नहीं जान पाते हैं कि किन वजह से हो रहे हैं, इसके मुख्य मतलब कारण क्या हैं या इसकी गहराई कितनी है इस डिस्टर्बेंस की। तो आप देखें कि एक तो भाषा अपने आप में मुश्किल है कि भाषा कभी पकड़ में नहीं आती है। बाइक पे के हैंडल पे आपके हाथ होते हैं और आपको पता होता है कि आप पूरी तरह से बाइक आपके कब्ज़े में है। आप उसकी सीट पे बैठे होते हैं, आप चला रहे होते हैं। आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन आप जब भाषा पे राइड करते हैं, तो भाषा आप पे राइड कर रही है, आप भाषा पे आपको पता नहीं चलता है। आपको वो चला रही है या तो एक पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो इमोशनल मैंने कहा कि जो उसका उसमें जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें जानना बहुत मुश्किल है। तीसरी बात ये आती है कि जिन विचारों के थ्रू मतलब जो जिस पर्सपेक्टिव से, जिस दृष्टिकोण से क्योंकि हर चीज़ का देखने का एक नज़रिया होता है। आप कोई चीज़ हुई और वो आप कहाँ खड़े हैं, किस किस उम्र के पड़ाव पे खड़े हैं, किन लोगों के साथ आप उठे-बैठे हैं, आपकी पढ़ाई किस तरह की है ना? तो इससे ये तय होता है कि आपका जो दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का, समझने का, वो किस तरह का है। तो अगर आपको का दृष्टिकोण जो भी दृष्टिकोण आपका है, उस दृष्टिकोण से भी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि जहाँ तक एक चीज़ सामने से दिखती है, मेरे हाथ हैं, मेरा हाथ है तो ये सामने से यहाँ से दिख रहा है, लेकिन इसका एक पीछे का हिस्सा और भी है जो अदेखा रह गया है। तो अब ये दिखेगा ही नहीं जब तक आप पीछे मुड़ के नहीं आएँगे इस हाथ के। तो बात ये है कि आप अगर यहाँ खड़े हैं तो आपको इतना हिस्सा दिखाई देगा, आप सामने खड़े हैं तो आपको ये हिस्सा दिखाई देगा। तो अलग-अलग जगह से आपको अलग-अलग चीज़ दिखाई देती है। तो जिस चीज़ को आप कोशिश कर रहे हैं कविता में ढालने की भाषा के थ्रू वही चीज़ आपको सही से दिखाई नहीं दे रही है। वो इवेंट या वो इंसिडेंट या कोई भी जो चीज़ है। क्यों? क्योंकि हम उसकी सारी जो परतें हैं सारी जो लेयर्स हैं उसकी, उसको हम जानते नहीं हैं। तो आप देखें कि इसमें 3 मुख्य तत्व सामने आ रहे हैं कि एक तो भाषा होती है ना? और एक आपके इमोशंस हैं और एक जो घटना है वो है और उस घटना को समझने के लिए जो विचार है वो है। तो इस तरह से 4 चीज़ें हम अलग-अलग एक कंपोनेंट के तौर पे क्यों मैं बहुत उस तरह से बेसिक चीज़ों के साथ चलना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि किस तरह से समझें, मतलब किसी भी चीज़ को, कविता को ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ को। तो आप देखें कि उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक चीज़ है उसके उसके साथ हमारा इमोशनल एक जुड़ाव है, उसके साथ इंटेलेक्चुअल जुड़ाव है, मानसिक जुड़ाव है हमारा और वो हम भाषा के थ्रू जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से 4 अलग-अलग डायमेंशंस बन जा रहे हैं और आप फिर एक बात अपनी एक फॉर्मेट के थ्रू कहना चाह रहे हैं और जिसको आप कविता कहते हैं। अब कविता में अलग-अलग तरह की पेचीदगियाँ हैं कि आप उसको किस तरह कहेंगे, उसको उसकी राइम लिखेंगे, रिदम कैसे तैयार करेंगे, उसके कॉम्बिनेशंस कैसे, वो अलग बारीकियाँ हैं, वो थोड़ा और मुश्किल काम है, उसको हम थोड़ा बाद में लेते हैं। पहले हम इन पे बात करते हैं। तो आप देखें कि जब आप इस तरह से किसी चीज़ को समझना शुरू करते हैं, मतलब एक किसी चीज़ को, तो आप उसके पूरे जो डायमेंशंस हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। जब आप उसको समझ ही नहीं पाए हैं, तो फिर आप भाषा को में कैसे उतार पाएँगे? क्या आप भाषा के पूरी तरह से मर्मज्ञ हैं, आप पूरी तरह जानकार हैं? क्या भाषा की जो सारी बारीकियाँ हैं, उनको आप जानते हैं? क्या जो आप सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उनको हूबहू उस तरह भाषा में दाखिल करने की आपके अंदर सलाहियत है, आपके अंदर काबिलियत है। तो ये सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है एक लेखक के लिए, एक राइटर के लिए, वो यही है कि एक जो बाहर की दुनिया है ना? आप इसको और थोड़ा-सा मैं खोल के आपको बताता हूँ कि जो बाहर की दुनिया है कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो मेरे बाहर है या मेरे भीतर भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके अपने भी अंदर चल रही होती हैं। मतलब कवि जब अपने अपने ऊपर लिख रहा होता है, तो कवि और उसके व्यक्ति में भी एक फ़ासला होता है। वो अपने आप को ही एक दूसरे व्यक्ति के तौर पे देखता है। मतलब कवि जो है, वो कहना चाहिए कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट पूरी तरह से स्वतंत्र एक सत्ता हो जाती है और जो अपने आप को भी लगातार दूसरे व्यक्ति की तरह से देखता है। तो आप देखें कि मतलब 2 तरह की दुनिया है कि एक आउटसाइड वर्ल्ड है जो जिसको हम
आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो ये जो बाहर की जो दुनिया है, जिसको हम दुनिया बुलाते हैं, जो वर्ल्ड कहते हैं जिसको हम, इसमें चीजें होती हैं, हम रहते हैं, घर, सड़क, है ना, ये सारी जो चीजें हैं और इसमें कुछ घटनाएं हो रही हैं। अब इन घटनाओं को आप खींच के क्या करते हैं कि आप उसको किताबों की दुनिया में या कागज की दुनिया में लेके आना चाहते हैं। आपके पास इस तरह की एक भाषा के थ्रू आपको एक वो मिला हुआ है, एक डोरी मिली हुई है कि आप उसको बांधें और आप उसको अपने अंदर शब्दों शब्दों से बांध के आप कागज तक ले आए। अब सारी मुश्किल यहीं शुरू होती है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? है ना? समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, सो ये जो बाहर की और अंदर की जो दुनिया है, इसके बीच में लगातार टसल चलती रहती है। मतलब कोई भी जो दुनिया है, उसकी अपनी एक स्वतंत्रता है, उसकी अपनी एक सत्ता है। मतलब बाहर की दुनिया की भी सत्ता है और अंदर की दुनिया की भी एक सत्ता है। अब कोई भी अपने आप को इतनी आसानी से बंधने देना नहीं चाहता है। जैसे आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को पकड़ना चाहें और वो बच्चा लगातार भागता रहता है, माँ उसके पीछे भागती रहती है, वो भी नहीं देना चाहता है। तो बाहर की जो दुनिया है, सपोज कीजिए आप किसी मकान पे या अपने घर पे कविता लिखना चाहते हैं, आप उसमें रहते ज़रूर हैं, आपके पिता के नाम उस घर की रजिस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन जो घर का जो तसव्वुर है, जो घर का जो आइडिया है, वो आपको आसानी से नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपका घर है, सब कुछ है, मतलब आप उसके घर की प्लेटें, वो पलंग-वलंग सब आप अपने कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन उस घर का जो ख़्याल है ना? किस तरह से आप उसे व्यक्त करेंगे, उसके लिए आपको लगातार जूझना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उसको किस तरह से भाषा में उतारें। तो भाषा में जो चीज़ लिखी जाती है, वो दरअसल दूसरी दुनिया से उठा के लाई जाती है। मतलब कुछ इस तरह का मामला है कि दूसरी दुनिया से उठा के ला रहे हैं। तो अब आप कैसे ला रहे हैं उसको, है ना? और लाते में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम सोच लेते हैं कि शायद ये इस तरह से हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, समझ में नहीं आती। क्योंकि क्यों छूट जाती है? क्योंकि भाषा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो चीज़ बाँध के लाने वाली है, उस चीज़ के साथ हमारा जो रिश्ता है या उस पे जो कंट्रोल है, वो बहुत ही कहना चाहिए कि अनसर्टेन है, भाषा की अपनी एक स्वतंत्रता है। तो हम ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं, हर एक जो चीज़ है, जिसकी अपनी एक स्वतंत्रता है और वो अपनी स्वतंत्रता को आसानी से हमें देना नहीं चाहता है। हम सोचते हैं कि हम भी स्वतंत्र हैं और भाषा है और हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अभी तो आप मतलब आपने कोशिश की है, भाषा में दाखिला लिया है एक तरह से, है ना? भाषा आ गई है, आप लोग जानते हैं बोलना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन जहाँ राइटिंग स्किल्स की बात आती है, उसके लिए लगभग ये दाखिला लेना जैसा ही स्थिति है। तो ये सारी स्वतंत्र सत्ताएँ हैं, तो ये कोई भी स्वतंत्र सत्ताएँ अपनी सत्ता को सौंपती नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कविता आपके पास चल के आएगी और कहेगी कि चलो ये तो घर तुम्हारा ही है, तुम जैसे चाहो इसको व्यक्त कर दो, मैं तुम पे कविता अब आ जाती हूँ मैं, है ना? चल के। तो ऐसे कभी कोई कविता नहीं आई किसी के पास चल के। उसको जूझना पड़ता है और उतना ही जूझना पड़ता है जितना कि किसी दूसरे कवि को जूझना पड़ता है। तो ये एक मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं लगभग 20-22 साल से कविताएँ मतलब लिख रहा हूँ। लिख क्या रहा हूँ, जूझ रहा हूँ। रोज़ सुबह उठता हूँ और पुरानी कविताओं से रोज़ जूझता हूँ, है ना? कभी कोई कविता बन जाती है, वो दोस्तों को पसंद आ जाती है, कभी-कभी वो नहीं बनती है और सालों पड़ी रहती है। तो ऐसी बहुत सारी कविताएँ हैं जो 10 साल, 15 साल से भी मेरे दिमाग में पड़ी हुई हैं कि ये अभी अधूरी हैं और मतलब इनको इनको एक मुकम्मल एक चेहरा चाहिए देने के लिए। तो इतनी सी बात मैंने ये 4 बातें हैं। अब मैं कविता के जो दूसरी जो एक दुनिया है, उसकी मुख्य दुनिया, उसमें आता हूँ। देखिए, ये जो दुविधा मैंने जो अपनी कही आपको कि मैं जूझ रहा हूँ या और दूसरे लोग जूझ रहे हैं, ये अकेला मैं नहीं हूँ। दुनिया के सबसे महान जो कवि हुए हैं हमारे पास, वो भी वैसे ही जूझते रहते हैं। और अपने अंतिम चरण तक भी जहाँ वो अपनी मतलब पूरी पुख्ता तरह से भाषा को, विचारों को, सब चीज़ पे उनका एक कंट्रोल एक कह सकते हैं, सब चीज़ मँच गई हों, तभी भी वो जूझते रहते हैं। और कविता जो है वो इस तरह की चीज़ है कि जैसे आप देखें कि कविता की परिभाषा से शुरू करते हैं हम लोग, है ना? कि कविता क्या है? सबसे पहले ये मतलब अगर ये सवाल हमारे सामने आए, तो आप देखें कि कविता की लगभग जितने कवि हैं दुनिया में,
जो गहराई से सोचते समझते हैं, जो कविता को उस तरह से जीते हैं, उनकी सबकी अपनी-अपनी परिभाषाएँ हैं, अपनी अलग-अलग। और मज़े की बात ये है कि कई तो पोएट्स ऐसे हैं जो मतलब उस तरह से पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं कि उन्होंने एक नहीं कई-कई परिभाषाएँ दी और अपनी ही परिभाषाओं को बदला बाद में। मतलब ओवर द पीरियड जैसे-जैसे मान लीजिए 30 साल का है, तो तब वो कविता के बारे में कुछ और सोचता है, 50 साल का हुआ तो कुछ और सोच रहा है, और थोड़ा बड़ा हो गया तो और सोच रहा है। मतलब वो आखिर तक भी कविता की एक जो परिभाषा हो सकती है, उस परिभाषा तक भी वो जो है अपने आप को सीमित नहीं कर पाया। वो ये नहीं कह पाया कि कविता ये है। तो आप सोचें कि कविता की फॉर्म्स अलग-अलग हैं। मतलब कविता एपिक जो महाकाव्य है, वो भी कविता है। महाकाव्य में आप कितना ही बड़ा लिख सकते हैं, रामायण है हमारे पास, महाभारत है, इलियड है, ओडिसी, बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं और आप मतलब बड़े-बड़े ग्रंथ हैं वो, और आप उनकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं, बहुत सारी उनकी व्याख्याएँ कर सकते हैं। और कविता बहुत छोटी चीज़ भी हो सकती है। एक शेर जो है जो गज़ल का एक हिस्सा होता है, वो अपने आप में एक मुकम्मल कविता है ना? तो या जैपनीज़ जो फॉर्म है हाइकू, आप देखें कि 17 साउंड पैटर्न्स हैं वो, है ना? हम जिनको मात्राएँ कह सकते हैं, तो 17 मात्राएँ तो एक शब्द, एक सेंटेंस में पूरी हो जाती हैं। और 17 मात्राओं में अगर कोई व्यक्ति एक कविता लिख दे रहा है और उस कविता को आप पढ़ रहे हैं, और आप नहीं पढ़ रहे हैं, उसको हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं और इस तरह पढ़ रहे हैं कि उसको अपने जीवन को समझने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कविता एक छोटी लाइन भी कविता हो सकती है, और 1 लाख लाइनें भी कविताएँ वो कविता हो सकती है ना? तो कविता की जो रेंज है, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कविता इतनी बड़ी है, मतलब इतनी छोटी-सी चीज़ भी कविता है, उतनी ही मुकम्मल, उतनी ही कंप्लीट, है ना? उसमें कोई रत्ती भर भी गुंजाइश इस बात की नहीं है कि वो उसको आप कविता न कहें। और एक महाकाव्य जिसमें कि उस तरह की लाखों कविताएँ आ सकती हैं, वो भी कविता है। तो मतलब कविता इतनी, और कविता की जो डेफिनेशन है, वो कई बार कविता से लंबी हो सकती है ना? तो अब आप देखें कि इतनी सारी डेफिनेशंस के बीच में अगर कोई मतलब समझना चाहे इसको कि वो आखिर आखिर क्या चीज़ है जिसको हम कविता कहें, तो कितना मुश्किल है कि आखिर मतलब तय कैसे करें हम कि ये चीज़ कविता है। तो कविता की जो डेफिनिशन है उसी पे ही बस तरह-तरह के जो एक एक सवाल उठते हैं कि भई वो क्या है ना? बहुत सारे जो विदेशी कवि हैं जो बहुत एक फ़ेमस जो कहा जाता है हम लोगों के, क्योंकि मैं अंग्रेजी साहित्य से आता हूँ, वही पढ़ाता हूँ, वही पढ़ा भी है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को हम लोग बहुत मतलब पढ़ते रहे हैं। तो उन्होंने कविता की अपनी एक डेफिनिशन दी कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि एक तरह से कि आपके अंदर एक भावनाओं का एक मतलब एक एक गुबार उठा है और वो निकलना चाह रहा है, और वो तो आपने इमोशनल एक आउटबर्स्ट हो गया, है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं। तो कुछ दूसरे कवि हैं वो कहते हैं नहीं, कविता इमोशनल चीज़ नहीं है, कविता बहुत इमोशंस को नकारना है ना? आपकी जो अंदर की जो भावनाएँ हैं, वो उनको नकारना है, उनको रोकना है। और इस तरह से कविताएँ, वो टी.एस. एलियट हैं, वो कुछ अलग तरह की बात करते हैं। हाँ, शैली कुछ अलग तरह की बात करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल मतलब पोएट्री की बात करते हैं। तो अलग-अलग जो लोग हैं, वो कविता की अलग-अलग तरह की डेफिनिशंस देते हैं। तो आखिर आखिर मतलब किस चीज़ को कविता कहें और किस चीज़ को ना कहें, सवाल ये उठता है। तो जो बच्चे कविताएँ लिखते हैं, तो वो कविताएँ आखिर क्यों कविताएँ नहीं हैं, या उनमें क्या कमियाँ हैं, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? कि जब बड़े-बड़े पोएट्स इस बात को लेके एकमत नहीं हैं, आज तक कोई डेफिनिशन, एक ऐसी डेफिनिशन जो सर्वमान्य डेफिनिशन हो, वो ऐसी नहीं बना पाए, ये तय नहीं कर पाए कि कविता ये है। तब एक जो व्यक्ति जो नई-नई शुरुआत कर रहा है कविता में, वो किस तरह से अपना रास्ता तय करे? किस तरह ये देखे कि मैं जो लिख रहा हूँ, वो क्या ठीक है या नहीं है? तो ये उसके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो इस मुश्किल को कैसे दूर किया जाए? मतलब इसका क्या उपाय किया जाए? मैं इस पे कुछ आपको कुछ बातें मतलब कह सकता हूँ, इसमें कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं। मेरी बात आप तक पहुँच रही है? ओके, यस सर, सो बहुत रही। जी, जी, शुक्रिया। सो देखिए, पहली जो बात है वो ये कि कविता
मतलब मैं बहुत छोटे-छोटे उस तरह के एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम लोग जैसे ये होता है ना कोई फ़ोम होती है, स्पंज होता है ना? स्पंज में हम लोग पानी पानी कहीं फ्लोर पे है, तो हम स्पंज स्पंज उस पे रखते हैं तो पानी सोख लेता है ना? तो जब पानी सोख लेता है तो थोड़ा गीला हो जाता है। आप दबाते हैं उसको तो पानी निकलता नहीं है उसमें से, निकलता है क्या? नहीं निकलता। लेकिन अगर वो पानी बहुत ज़्यादा है और आपने जब उसको उसको उस पे घुमाया और स्पंज पानी से भर गया, तब आप मुट्ठी दबाइए तो पानी गिरने लगता है उसमें से, है ना? तो कविता भी कुछ इसी तरह का मामला है कि जब आप बहुत सारे लेखकों को पढ़ते हैं, है ना? जब बहुत आप विचार करते हैं उस पे, जब आप अपने स्पंज को अपना जो दिमाग, अपने इमोशंस या जो भी आप जिसको भी आप स्पंज कहना चाहते हैं, जो कविता की कला है आपकी उसको, है ना? जब आप उसको लगातार उस पानी पे, उस धरातल पे या उस कविता के उस क्षेत्र पे आप घुमाते रहते हैं और जब वो भर जाता है, जब आप उसको मुट्ठी में दबाते हैं, तो उसमें से पानी निकलने लगता है। मतलब ये कि आपको एक खास तरह की सॉरी तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कलम उठाएँ और आज से ही शुरू हो जाएँ और वो उस तरह से कविता का मतलब एक रूप बने, उसकी शक्ल अख्तियार कर ले, ऐसा नहीं होता है। मतलब कविता के अपने किसी भी क्षेत्र के अपने तरीके हैं, तो इसके भी एक तरीके हैं कि इसमें आपको एक तरह से एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एक अप्रेंटिसशिप आपको करनी पड़ती है कि आप किसी के शागिर्द के तौर पे रहें। तो शागिर्द कौन हो आपके? शागिर्द कोई व्यक्ति भी हो सकता है और शागिर्द हमारे जो पुराने जो लेखक हैं, जो जो इतने बड़े-बड़े कवि हैं, उनको हम उनके भी शागिर्दी में जा सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम सबसे अच्छा जो तरीका है कविताओं को जानने का, वो ये है कि कविताओं की सोहबत में जाके बैठें। है ना? उनके उनके पास जाएँ, उनको पढ़ें। जो भी जिन कवियों को आपको लगता है हिंदी के जो आज के जो बड़े कवि हैं, है ना? उनको आप पढ़ें, अंग्रेजी के कवि के उनको पढ़ें या दूसरे बहुत सारे जो कवि हैं, उनको आप पढ़ें, पुराने कवियों को पढ़ें। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अलग-अलग जो वक़्त में जो लिखने वाले जो पोएट्स हैं, वो अलग-अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खास तरह की जो डिस्टर्बेंस आपके दिमाग में चल रहा है ना? वही डिस्टर्बेंस उस पोएट के दिमाग में भी चल रहा है और उस डिस्टर्बेंस को वो इस तरह लिखता है और आप उसको बहुत कायदे से देखते हैं, आप एक-एक वाक्य पे नज़र डालते हैं, एक शब्द पे नज़र डालते हैं कि किस तरह से इसने इस कविता को बुना है और ये कविता इस तरह की हो गई है कि अब आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जब आप ये देखते हैं तब आपको इसकी इसकी सलाहियत आने लगती है कि अपने अंदर की जो बातें हैं या जो आप सोचते हैं, उनकी अभिव्यक्ति किस तरह से हो, है ना? तो ये सिर्फ़ पढ़ने और सिर्फ़ पढ़ने से ही संभव है। अगर अगर आप पढ़ते नहीं हैं, अगर आपकी रीडिंग कमज़ोर है, तो आप ये समझिए कि आप लेखक नहीं बन सकते। मतलब उसका रास्ता सिर्फ यही है कि आप अधिक से अधिक पढ़ें और मतलब वैरायटी में पढ़ें, बहुत सारे लोगों को पढ़ें, बहुत सारे तरह के विचार पढ़ें, अपनी दुनिया को आस-पास की दुनिया को जानें, अखबार पढ़ें, है ना? न्यूज़ सुनें, न्यूज़ के पीछे का जो न्यूज़ है, उसको जानने की कोशिश करें कि किस तरह से हमारी जो दुनिया है, क्या उतना ही न्यूज़ है जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है या उसके पीछे की कुछ सच्चाइयाँ हैं? आखिर कौन लोग किसी न्यूज़ को किस तरह से दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? है ना? डिफरेंट चैनल्स पे जो खबरें आती हैं उनके पीछे क्या राजनीति काम कर रही है, अगर ये आप समझ सकें तो या घर की जो राजनीति है, इवन आपके पेरेंट्स के बीच की जो राजनीति है ना? जो पैट्रियार्की की या पुरुष सत्ता की जो राजनीति है या हमारे समाज की जो एक सवर्ण राजनीति है ना? तो जब तक आप उनको नहीं समझेंगे, उस सत्ता के उसको नहीं समझेंगे, तब तक आपको जो है वो जो चीज़ें हैं वो पता नहीं चलेंगी, है ना? जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल तात्कालिक अभी एक एग्ज़ाम्पल आ रहा है। जैसे कानपुर में घटना होती है ना? एक जो कुख्यात कहना चाहिए कि व्यक्ति है वो उसके घर पे एक रेड होती है पुलिस की और वो पुलिस की रेड उसको पता चल जाती है और वो ज़बरदस्त हथियार हैं उसके पास और वो 8 लोगों की हत्या कर देता है ना? वो पूरी पूरी घेर के वो हत्या कर देता है। मैं अभी भी टीवी पे देख रहा था। तो आप देखें कि इस चीज़ की रिपोर्टिंग किस तरह हो रही है। इसकी रिपोर्टिंग एक कुख्यात अपराधी उसको कहा जा रहा है या कुछ कहा जा रहा है ना? अगर यही व्यक्ति कोई और रहा होता, है ना? अगर ये व्यक्ति अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति रहा होता या और कोई रहा होता, तो हम इसको अलग-अलग नामों से जानते।
हम इसको आतंकवादी कहते, इसको नक्सली कहते, इसको माओवादी कहते, इसको देशद्रोही कहते, है ना। 8 पुलिस में जिसमें एसपी और दूसरे लोगों की हत्याएं शामिल हैं, उसको हम सिर्फ एक गुंडा कह के या उसके वो अपराधी कह के छोड़ दे रहे हैं। तो ये जो एक क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि इसमें उसमें एक खास तरह का एक डिस्कोर्स शामिल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये देखिए यहाँ पर्सपेक्टिव आ गया, है ना, कि मैं इस चीज को किस तरह देखता हूँ, आप इस चीज को किस तरह देखते हैं, कोई और खड़ा है तो वो किस तरह देख रहा है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये मैं गलत बात कह रहा हूँ, वो अपराधी ही है, ये सब अपराध के अंदर अंदर ही आता है ना। तो फिर दूसरे लोग भी अपराधी कहे जाने चाहिए, वो दूसरे नामों से क्यों बुलाए जाते हैं? तो ये कवि का एक काम ये भी एक कवि का काम है कि वो उन सच की परतों की पड़ताल करे कि वो सच कहाँ छुपा हुआ है आखिर, है ना। कवि का काम कोई दिल बहलाने का काम नहीं है ना। ये जो एक कई बार हम सोचते हैं कि हमारा काम जो है वो दिल बहलाना है, फिल्म के गाने लिखना है, ऐसा कुछ है, वैसा नहीं है। अगर आप किसी भी पोइट को निकाल लें, तुलसी को भी ले लें, है ना, कबीर तो बहुत ही करंट है उनमें, है ना, 11,000 वोल्ट का, आप छुएंगे तो आपको फौरन लगेगा। मीरा को ले लें, किसी को ले लें, तो आपको लगेगा कि उस समय की जो सत्ता है, मतलब कबीर जो हैं, आप देखें कि किस तरह से बनारस में उस समय की जो पंडितों की सत्ता है, उसको चुनौती देते हैं और लगातार चुनौती देते हैं। मतलब पूरे जो ब्राह्मणवाद है उसको उसको जैसे उसका किला ढा देते हैं। तो आप देखें कितना खतरनाक, वो बातें आज भी नहीं कही जा सकती जो कबीर ने उस जमाने में कही, है ना, कि मतलब आपका अल्लाह जो है वो क्या बहरा हो गया है, आप मतलब वो मस्जिद पर चढ़ के आप आज वो आवाज दे रहे हैं, या आप जो इतनी छोटी मूर्तियों को पूज रहे हैं, तो मैं जाके पहाड़ को क्यों नहीं पूजूंगा, अगर इसके पूजने से मुझे भगवान मिल जाए। तो आप सोचें कि एक कवि जो है वो कहाँ अटैक करता है, वो हमारी पूरी जो मानसिक या कहना चाहिए कि इमोशनल जो अटैचमेंट्स हैं, जो जो इतने गंभीर हमारे अटैचमेंट्स हैं, उन पे जाके अटैक कर देता है। हमारी धर्म की जो धारणाएं हैं उन पे जाके अटैक कर देता है। तो कवि का जो काम है, मतलब मैं जो आपको थोड़ा अंदर ले जा रहा हूँ, अभी हम लोग इसी ऊपरी ही बात कर रहे हैं कि जो कवि का जो काम है, जो जो प्रोसेस है उसका, वो ये है कि वो उस सच्चाई को पकड़ना है, उस सच को जानना है जो अदरवाइज जो प्लेसिड सा धरातल, जो 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 एक शांत सा धरातल है, उसके भीतर छुपा हुआ है। कोई व्यक्ति आप देखते हैं कि अचानक, जैसे आजकल आप घटनाएं आप देखते हैं कि बहुत सारी आत्महत्याएं की घटनाएं हो रही हैं, है ना। हम कई आत्महत्याओं को टीवी पे भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। तो जब उनके दोस्तों से बात होती है, उन लोगों से बात होती है, उसके पड़ोसियों से और किसी और लोगों से, तो वो कहते हैं कि नहीं, कल तक तो ठीक था, ये नॉर्मल था एकदम, है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। तो आखिर ऐसा क्या चल रहा था उस आदमी के चेहरे के भीतर जो हमें दिखाई नहीं दिया, और उसने अपनी जीवन को खत्म करने की कोशिश की। तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसी तरह दुनिया के अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। वो जो परत हमको दिखाई देती है, जो जो हमें ऊपरी सच्चाई नजर आती है, उस ऊपरी सच्चाई के नीचे इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं जो ज्वालामुखी की तरह फूट सकती हैं, किसी की हत्या करवा सकती हैं, या किसी से उसी की हत्या करवा सकती हैं। मतलब इतना बड़ा काम, मतलब कोई एक आदमी क्रिमिनल बन सकता है, वो मर्डर कर सकता है, और कोई आदमी जो है वो सुसाइड कर सकता है। तो अदरवाइज नॉर्मल दिखने वाली जो चीजें हैं, तो कविता जो है वो इसी तरह की जो लेयर, जो ऊपरी लेयर है ना, वो ऊपरी लेयर को एक तरह से उघाड़ के देखने वाली चीज है कि आखिर ये जो चल रही है दुनिया, जो बहुत बहुत आराम से चलती हुई नजर आ रही है, इस दुनिया के नीचे की परत में क्या मामला है ना, इसके नीचे क्या चल रहा है, उसको आप कैसे देखेंगे? ये कोई माइक्रोस्कोप लगा के या कोई चश्मा लगा के कैसा, मतलब वैसे नहीं देखा जा सकता है। ये आपको अपने अनुभव के आधार पे, है ना, जो फैक्ट्स आप लेते हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, जिन किताबों को आप पढ़ते हैं, जिन राइटर्स को पढ़ते हैं, वो आपको एक नजर देते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि भाई वो जो व्यक्ति थे, उनके पास दूरदृष्टि थी, उनके पास सदियों आगे देखने की ताकत थी, है ना। जैसे हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, तो आप देखिए कि शेक्सपियर 16वीं शताब्दी के मतलब या 17वीं शताब्दी के शुरुआत के मतलब कवि हैं। तो अब आप
उनके जब नाटकों को जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो नाटक आज भी खेले जाते हैं। आज भी उनपे अभी पीछे मकबूल जो है फ़िल्म बनाई उन्होंने, है ना? या हम हैमलेट को, ओथेलो को और किंग लियर वगैरह को हम लगातार स्टेज पे प्ले होते देखते हैं। तो क्यों आखिर 500 साल बाद भी वो चीज़ हमारे पास उसी तरह से आती है? तो इसका मतलब वो उसकी एक रेलेवेंस है, उसकी एक प्रासंगिकता, उसकी हमारे लिए आज भी एक महत्व बना हुआ है। तो ये महत्व किस तरह बनता है? ये महत्व इस तरह बनता है कि कवि के पास एक दृष्टि होती है, एक राइटर के पास एक नज़र होती है और उस नज़र से वो इंसान की उन चीज़ों को देख लेता है जो आसानी से तब्दील होने वाली नहीं है। वो लगभग परमानेंट सी रहेंगी, कुछ थोड़े बहुत उनमें चेंजेज़ आएँगे, कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन आएँगे, लेकिन वो काफ़ी हद तक उसी तरह से बनी रहेंगी और उनको वो वहाँ पकड़ लेता है। जब हम देखते हैं कि मैकबेथ किस तरह से डंकन का जो मर्डर है वो करने जाता है ना? और उसकी पत्नी वहाँ दोबारा जाती है और देखती है कि वो मरा है कि नहीं मरा है, उसको दोबारा मार के देखती है और बाद में पागल हो जाती है, बाद में अपने हाथ रगड़ती है कि खून के धब्बों हट जाओ, है ना? तो हम लगातार ये देखते हैं कि इस तरह की जो मनःस्थिति है कि कोई आदमी जो मर्डर कर देता है, क्राइम कर देता है, वो कई बार पागल हो जाता है ना? तो हमें बार-बार वो जो लेडी मैकबेथ है वो याद आती है कि वो किस तरह से जो अगर मोमबत्ती है वो लेके चल रही है और अपने जो खून के निशान जो पड़े हुए हैं उसके हाथों पे, उनको पोंछना चाह रही है। वो हाथ धुल नहीं रहे हैं, वो घिस रही है लेकिन धुल नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे साथ लगातार होती है। बहुत सारे लोग हैं जो जब क्राइम में फँस जाते हैं तो वो अल्टीमेटली आत्महत्याएँ करते हैं, है ना? कितने सारे लोगों ने चाहे वो हिटलर हो, दूसरे कितने सारे लोगों ने आत्महत्याएँ की, मरे, है ना? दुनिया को मारा और अल्टीमेटली ये हुआ कि वो खुद भी मर गए बाद में। उन्होंने आत्महत्या करना उचित समझा, उनको लगा कि अब नहीं चल पाएगा काम, मरना ही ठीक है। ओके, सो ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं कि आप आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 या 100 साल बाद होने वाली जो घटनाएँ हैं, उन घटनाओं पे को भी आज ही के हिसाब से देख लेते हैं। वो इस तरह की जैसे कि आप ये देखिए कि जब कोई भूकंप आने वाला होता है, तो जो चींटियाँ होती हैं उनको पता चल जाता है ना? आज वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो चींटियाँ इधर-उधर भागने लगती हैं, उनको जब स्टडी किया गया, तो उन्होंने बताया कि जब सुनामी आने वाली थी, तो उनको पता चल गया था। तो जो ज़मीन के जितना करीब है ना? मैं एक नई आपको बात यहाँ कह रहा हूँ कि जो ज़मीन के जितना करीब है, जो फैक्ट्स के जितना करीब है, उसको वो डिस्टर्बेंसेस जल्दी दिख जाते हैं। तो आप अगर एक राइटर के तौर पे जो फैक्ट्स हैं, जो ज़मीन है, मतलब जो लोग हैं, उनके जितना करीब आप रहेंगे, तो आप फ़ौरन ही कोई भी सुनामी आए, कोई भी भूकंप आए, कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस हो, उसको आप पकड़ लेंगे और अपनी लेखनी में, अपनी अपनी जो राइटिंग है उसमें आप उसको रजिस्टर कर देंगे, उसको लिख देंगे। तो इस तरह से एक लेखक जो है वो तैयार होता है। तो ये छोटा-सा मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन कविता का हो सकता है, कुछ सवाल या और बोलता रहूँ मैं? सर आपको सुनने के लिए तो समय मतलब कम पड़ जाए आदमी का एक जीवन, तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली और हर बात एक दूसरे से भिन्न है, ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे और काफी कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है हर कुछ ही नया सीखने को मिला मुझे, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ और साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, मगर बचपन से ही कविता पढ़ना और सुनाना पसंद रहा है। सर मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है कि कुछ ऑडियंस में जो कुछ लोगों के प्रश्न हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद सर आगे शुरू करते हाँ, हैं। वो जिनके प्रश्न हैं उनको ले लेते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि एक ही तरफ से एकालाप चल रहा है, मैं ही भाषण दिए जा रहा हूँ। क्योंकि भाषण जो है वो अल्टीमेटली उबाऊ होता है। ये सर अब इसको जी, इंटरेक्टिव बना देते हैं। सर उससे पहले मैं एक और चीज कहना चाह रहा था बिल्कुल। कि जो हमारे ऑडियंस जुड़े हुए हैं, हाँ। द सेकुलर हाउस जो सर हमने शुरू किया था उसका उद्देश्य यही था कि इसके पीछे एक हुँ, छोटी सी स्टोरी है कि मेरी भाभी है। मेरी भाभी की एक छोटी सी डायरी थी जिसमें उन्होंने कॉलेज टाइम पे कुछ कविताएं, कुछ 2-4 लाइनर्स लिखे थे और उसमें से काफी ऐसी थी जिससे मैं भी रिलेट कर पा रहा था। और मैंने जब उसे अपने फेसबुक पर और व्हाट्सएप स्टोरी पर लगाया तो काफी हुँ, लोगों ने मतलब थम्स अप भेजा या मतलब वाह ऐसा करके कुछ लिखा। तो मुझे लगा हुँ, कि हमारे देश के गाँवों में, शहरों में, कस्बों में ऐसे कई लोग होंगे जो 2-4 लाइनर्स लिखते होंगे या बड़ी छोटी कविताएं भी लिखते होंगे, लेकिन ये बातें सिर्फ डायरी में रह जाती है। हुँ, तो हुँ, इसीलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने का हमने सोचा जहां पर ऐसे लोग आए जो बहुत ही
मतलब प्रसिद्धि जिन्होंने नहीं पाई है, जिन्होंने बस लिखना शुरू किया है और उनकी लेखनी में हम कुछ सुधार कर पाए। जैसे कि इस वेबिनार का आयोजन करने का उद्देश्य भी यही है कि हमारे जो यंग राइटर्स हैं उन तक हम एक मैसेज पहुंचा पाए कि वो जो लिख रहे हैं वो एक शुरुआत है, लेकिन एक लेखक बनने का प्रोसेस जो है, ये कविता की जो सृजनात्मकता है वो कैसे आएगी। जैसे कि आपने बताया कि लेखक बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में शायद एक कहावत भी है, टू बी ए गुड राइटर यू हैव टू बिकम अ गुड रीडर फर्स्ट। तो द सेक्युलर हाउस के को सर बयान द सेक्युलर हाउस के पीछे का जो उद्देश्य है उसको बतलाने के लिए हमने एक टाइटल पोएम लिखा था, नई कलम की खोज, जिसकी प्रति हमने पूर्व में फॉर्मर प्रेसिडेंट को और फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को भी दिया था। तो मैं दूसरों के प्रश्न लेने से पहले चाहता हूँ आपकी इजाजत चाहता हूँ कि वो कविता पढ़कर आपको सुनाऊं और हमारे ऑडियंस को भी सुनाऊं। हाँ, सुनाई जी। नई कलम की खोज। तुम एक कलम हो, कोई अच्छी कविता, किस्सा, कहानी लिखो, कोई याद पुरानी, बुढ़ापा, जवानी, कुर्बानी लिखो, रेत जमी किलो, नूर आसमानी लिखो, तुम कोई अच्छी कहानी लिखो। बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर नौजवान सही, कुछ बातें तुम दिल की जुबानी लिखो, तुम कोई यादों की महक, प्यार की निशानी, वफा की जुबानी लिखो, प्रिय प्रियतम और मिट्टी से जुड़े कुछ जज्बात रूहानी लिखो, डायरी के दफ्न पन्नों और खामोश लफ्जों को आज तुम इस बहाने लिखो। उठाओ कलम, कुछ बातें तुम प्यारी लिखो, प्राइवेट लिखो, सरकारी लिखो, भले ही किसी की मक्कारी लिखो, मेरी मानो, तुम अपनी कलाकारी लिखो, जो भी लिखो बात तुम करारी लिखो, तुम एक कलम हो, कोई अच्छी कविता, किस्सा, कहानी लिखो। बहुत अच्छा। ये कुछ पंक्तियां हैं सर जो कि हमारे उद्देश्य को बताती है। हमारा मकसद है लोगों को लिखने, पढ़ने और सुनाने के लिए, पढ़ने, लिखने और सुनाने के लिए मोटिवेट करना। तो आपने जो कहा कि लेखक बनने से पहले पढ़ना जरूरी है, उसी बात को हमने 3 शब्दों में सर एक जगह लाने की कोशिश की कि हमारा उद्देश्य है लोगों को पहले पढ़ने के लिए मोटिवेट करना। जब वो पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो लिखने के सेकंड स्टेज है लिखने पर आ जाएंगे। और जब ये 2 स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो तीसरा स्टेज होता है रेसिटेशन, कि आप सुनाए कहाँ। तो ये आप जब लिखना शुरू कर देंगे, उसको सुनाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, द सेक्युलर हाउस, जहां पर सर हम ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं जो अभी मतलब एक कली की तरह है और उनका फूल बनना शायद बाकी है। और मुझे लगता है कि आपके जैसे जो प्रोफेसर हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसी तरह से हमारे साथ जुड़ करके हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को काफी प्रोत्साहित कर सकते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए। ये अच्छी बात है। और ये इस तरह की जो शुरुआत है जहाँ पे एकदम जो युवा जो लेखक हैं वो जुड़ते हैं। और देखिए, जुड़ना इसलिए भी जरूरी है कि जुड़ने से ताकत मिलती है ना। जोड़ हमेशा बढ़ाता है। तो जब आप 1 से 2, 2 से 4 होते हैं तो आपको ताकत मिलती है। आप डिस्कशंस करते हैं, आपको कोई पढ़ने वाला मिलता है। और ज़रूरी नहीं कि सभी लोग उस एंगल से देख पाएँ उस चीज़ को। तो जब कोई व्यक्ति लिखता है और वो दूसरे के साथ साझा करता है तो उसमें ज़रूर कमियाँ रहती हैं और वो बताता है उसका साथी। तो देखिए, लिखने से आपने अपनी भाभी की डायरी की बात की। मैं 2-3 बातें और छोटी-छोटी प्रैक्टिकल बातें यहाँ कहता हूँ। कोई भी व्यक्ति कवि होता है, मतलब, और मैं कहता हूँ कि सारे व्यक्ति कवि होते हैं, है ना? और वो शुरुआत में देखिए, हमें बचपन में कविताएँ, गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हम उन गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन ये एक तरह का रास्ता है, एक जर्नी है। और आपको इस पे चलना होता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि कोई और रास्ता चुन लेते हैं, कोई लोग यही रास्ता चुन लेते हैं और इसी पे चलते रहते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एक रेसलर बनना चाह रहे हैं, तो आपको रेसलिंग करनी पड़ेगी। आप रनिंग करेंगे तो रनर बन जाएँगे, रेसलर तो नहीं बन पाएँगे।
तो ये मतलब डायरी लिखना या इस तरह से जो लिख लेते हैं लोग, वो उसकी पहली शुरुआत है। वो आपको बता रही है शुरुआत कि आपके अंदर वो इसके जो बीज हैं वो हैं। आपको उनको सही ज़मीन देनी है, उनको हवा देना है, उनको पानी देना है। तो कई बार इतनी हम लोग इस तरह की अपनी एक मसरूफ़ियात हमारी इस तरह की होती है कि हम उसे दे नहीं पाते हैं, हम अटके होते हैं, ज़िंदगी में बहुत व्यस्त होते हैं और कई बार हमें लगता है कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमें क्या दे देगी, है ना? तो इस वजह से चीज़ें छूट जाती हैं, तो वो एक प्रॉब्लम आती है। और आपने जो ये कहा कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, देखिए मैं जब कविता लिखना खुद भी शुरू किया, तो बहुत बचकानी जैसे कविताएँ होती हैं, वैसी कविताएँ लिखता था, है ना? और कई बार आज भी बचकानी कविताएँ लिखता हूँ। तो कविताओं के लोग तो आपको आसानी से मिलेंगे नहीं, है ना? ये एक समस्या भी है हमारे यहाँ पे कि बहुत कम लोग हैं जो कविता पे उस तरह से कवि जो लोग हैं वो भी उस तरह से डिस्कशन करते हैं, उसमें बातचीत करते हैं या युवा साथियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ बैठते-उठते हैं। वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बड़े लोगों के साथ बैठा जाए, उन्हीं से कुछ बात बनेगी। तो मुझे नहीं मिले इस तरह के लोग जिनके साथ में उठता-बैठता या उस तरह के बहुत कम लोग मिले, बाद में जाके मिले। शुरुआती दौर में जो मिले मतलब मैं जिस कॉलेज में हूँ, उसी कॉलेज में मेरे 2 साथी हैं डॉक्टर राजबीर सिंह और डॉक्टर सोनिया शालिनी। तो इन्हीं दोनों लोगों को सुनाता रहा मैं कविताएँ। इन दोनों का कविताओं से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? अब धीरे-धीरे ये हुआ कि जब मैं कविताएँ लिखता रहा, रोज़ ही लिखता रहा और रोज़ ही सुनाता रहा ब्रेक में स्टाफ रूम में बैठा हुआ, तो इनको भी कुछ इंटरेस्ट आने लगा, इन्होंने बताना शुरू किया और जो है राजबीर जी जो हैं वो बहुत क्रिटिकल एक अप्रोच है उनका। तो बहुत सारी चीज़ें पकड़-पकड़ के मुझे बताते रहे कि यार ये वाली चीज़ इस तरह से मतलब आइडियाज़ के तौर पे नहीं जची या उन्होंने ये बताया कि भई ये अच्छी नहीं लग रही उतनी, है ना? तो अब आप देखें कि एक न्यूट्रल किस्म के 2 व्यक्ति जो 2 पाठक हैं वो मुझे मिले जिनका कविता का व्यवस्थित पाठ से कोई लेना-देना नहीं है, उनके पठन-पाठन से मतलब अदरवाइज़ दोनों प्रोफ़ेसर्स हैं पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप कविता के किसी व्यक्ति से ही मिलें तभी कविता हर एक आदमी समझता है, अच्छी कविता को हर एक आदमी समझता है। अगर ना समझा होता तो ये जो प्रोफ़ेसर्स की पदवियाँ हैं ये अभी 100 साल पहले ही आई हैं। मतलब पहली जो यूनिवर्सिटीज़ बनी वो 20th सेंचुरी के अंदर ही बनी हैं। उससे पहले हमारे पास विश्वविद्यालय और वो सब नहीं थे। दूसरे तरह की व्यवस्था थी। तो अगर ऐसा रहा होता तो तुलसी और कबीर और दूसरे जो लोग हैं सूरदास वगैरह वो तो ज़िंदा ही नहीं रहते, है ना? कि अगर सिर्फ़ पढ़े-लिखे लोग ही अगर उनको समझते मतलब डिग्रीदाँ लोग जो हैं, जिनके पास यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री हैं, वही लोग अगर समझते रिसर्च स्कॉलर्स और पीएचडी जो हैं या प्रोफ़ेसर्स तो ये लोग मर गए होते। इनको ज़िंदा किसने रखा? इनको ज़िंदा आम लोगों ने रखा और उन लोगों ने ज़्यादा रखा जिन लोगों को पढ़ना भी नहीं आता है, सुन के ही ज़िंदा रखा उन्होंने, है ना? तो ये मैं बच्चों से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो इस बात का इंतज़ार ना करें कभी भी कि उनको कोई कविता का कोई माहिर मिलेगा, वो बताएगा। कविता हर एक को आती है। अच्छी कविता की समझ सबको है। अगर आप कूड़ा लिख रहे हैं तो दूसरा फ़ौरन समझ जाता है कि कूड़ा है, कुछ बेकार है। आदमी खुद भी समझ जाता है, 2-3 बार पढ़ के देखिए अपनी कविता को, है ना? आपको समझ में आ जाएगी। तो तेज़-तेज़ खुद ही पढ़िए, आपको लगेगा नहीं यार गड़बड़ है इसमें कुछ, है ना? तो आप अपने ही किसी दोस्त साथी को सुनाइए कविता, उससे कहीं पूछिए भई तुम्हें कोई कमी नज़र आ रही है? तो वो एक आध दिन इंटरेस्ट हो सकता है ना ले लेकिन लेने लगेगा। लेकिन आपको क्रिटिसिज़्म सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। आपको लगातार मैं आज भी अपनी कविताएँ दोस्तों को भेजता हूँ। जिस पे मुझे शक होता है कि ये कविता नहीं बनी, मैं अपने स्टूडेंट्स को, साथियों को, बड़ों को, छोटों सबको भेजता हूँ कि भई ये बताओ ज़रा और वो फीडबैक देते हैं मुझको और कई बार बहुत ही सख्त फीडबैक होता है और मैं सारी कविता को काट-पीट देता हूँ। मतलब उनके फीडबैक से मैं नाराज़ नहीं होता कि भई आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मैं 22 साल से कविताएँ लिख रहा हूँ, मैं पीएचडी हूँ, ये हूँ, वो, है ना? अगर आप ये सोचेंगे कि मैं माहिर हो चुका हूँ कविता का और मुझे अपने हुनर पे मतलब इतना वो है, तो आप फिर अगर ये घमंड आप लेके जी रहे हैं, तो फिर आप नहीं लिख पाएँगे। आप किसी भी आम व्यक्ति से जो आपका दोस्त है उससे बात करें। कविताओं को डिस्कशन की ज़रूरत है, उनको लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला काम अगर आप ये कर पाएँ, तो ये आप ज़रूर करें कि उनको दूर तक ले जाएँ।
जी, अब आप सवाल हम ले जी, लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कवित्री रिया सक्सेना। इन्होंने अभी 12th क्लास का एग्जाम दिया है और 12th क्लास से ही ये लिखती रही हैं। तो कवित्री उर्फ रिया सक्सेना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, कवित्री नाम है इनका? कवित्री इनका पेन नेम है, ऐसे अच्छा, इनका पेन नाम नेम, रिया ओके। सक्सेना। नहीं, आपने उर्फ कहा ना, इसलिए मुझे लगा। रिया सक्सेना, आर यू हियर विद अस? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, hello, sir. यस रिया, हाँ हाँ, बताइए बेटा। Am I audible? यस, गो अहेड। यस यस, यू आर नमस्ते। ऑडिबल। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम है रिया सक्सेना और मेरा YouTube चैनल है कवित्री के नाम से। और अच्छा, जी, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही कविताएं लिखना शुरू किया और कविताएं मैं लिख भी लेती हूँ और बोल भी लेती हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ या मैं किसी को सुनाने जाती हूँ तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जीभ बहुत लड़खड़ाने लगती है उस वक्त। सर, नर्वसनेस के लिए क्या कर सकते हैं, प्लीज बताइए। अच्छा, तो आपको मतलब ये अच्छा है कि आपका यूट्यूब, क्यों आपने यूट्यूब चैनल इतनी जल्दी क्यों खोला? सर, मुझे लगा कि सीखते सीखते ही सीखूंगी, ऐसे बहुत लोग सुनेंगे और फिर मेरे को आके बताएंगे। मैं ज्यादा लोगों को ऐसे जानती नहीं थी जो मुझे गाइड कर सके, तो ये मैंने एक माध्यम सोचा कि देखो, वीडियोस अपलोड करूं। मैं आपको कोई इस तरह से डिस्करेज या वैसा नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं थोड़ा उस तरह से मुझे लगता है कि देखिए, जब तक आपकी तैयारी मुकम्मल ना हो तब तक आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र से भी बचना चाहिए। क्योंकि जो मैं कई बार थोड़ा-सा मेरी आदत है कि मैं साफ बोलता हूँ, है ना? मैं इस बात का ध्यान कम रखता हूँ कि वो कई बार बुरा भी लग सकता है। तो थोड़ा अगर ऐसा लगे तो आप देखिएगा उसको, कि देखिए कई बार क्या होता है कि हम पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। और जब आप तैयार नहीं होते हैं तब वो आप करने लगे हैं, क्योंकि अ, आपने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया तो एक तरह का एक्सपेक्टेशन, एक तरह का बोझ आपके ऊपर आ गया। आपने कहा कि आप लड़खड़ाने लगती हैं। वो लड़खड़ाने तो एक्सपेक्टेशन की वजह से है ना, कि आपको कुछ उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि लोगों के या ऑडियंस के सामने जब आप हों तब आपका एक परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस हो। तो जो परफॉर्मेंस, अच्छे परफॉर्मेंस का जो दबाव है वो आपके ऊपर आ गया है। और आप अभी क्योंकि आपने 12th पास किया है, तो अभी आपकी 18-19 साल उम्र है। तो इतनी टेंडर उम्र पे कविता को उस तरह से समझ पाना, उसकी पूरी ताकत को अपने अंदर ला पाना थोड़ा-सा मुश्किल काम है। कम ही लोग मतलब पूरी दुनिया में कर पाए हैं इस काम को। तो अब आप देखें कि अगर हम नाजुक शरीर पे, नाजुक व्यक्ति पे अगर हम बोझ रख देंगे, तो उसका जो डेवलपमेंट है, जो नेचुरल डेवलपमेंट है ना? वो थोड़ा-सा रेस्ट्रिक्ट होगा। वो हो सकता है कि वो स्टंटेड हो जाए, मतलब थोड़ा-सा रुक जाए, मतलब, है ना? तो मेरी आपसे यही ये वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पे ज़ोर दें, क्योंकि जब आप मैच्योर हो जाएँगी, जब आप पूरी अच्छी तरह कविताएँ लिखेंगी, तब आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी जाने या उससे। तो अभी ये जो वक़्त होता है, कुछ वक़्त ज़रूर आपको ये चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लेखक हैं, आप ये कहेंगी, मुझे याद आ रहा है कि हमारे एक बहुत बड़े लेखक हैं नरेश सक्सेना जी। उनका पहला कविता संग्रह उनके रिटायरमेंट के बाद आया। जब वो रिटायर हो गए, तब उनके उनके उसके बाद उनका कविता संग्रह, पहला कविता संग्रह जो है राजकमल प्रकाशन से आया। तो आप देखें कि वो तो इस जल्दबाजी में नहीं थे। आज हम लोग जानते हैं, पूरा हिंदी की दुनिया उनको जानती है, पढ़ती है उनकी कविताएँ। तो ये जो जल्दबाजी है कि हम ऑडियंस के सामने, दुनिया के सामने बहुत जल्दी चले जाएँ, इस जल्दबाजी से थोड़ा-सा बचना चाहिए। क्योंकि ये जल्दबाजी आपको ही नुकसान पहुँचाएगी। हो सकता है कि आपको 1000 2000 लोग या और ज़्यादा लोग जानने वाले मिल जाएँ वहाँ, लेकिन उससे भी आपका उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मकसद है अच्छी कविताएँ लिखना, अच्छा वो लेना, जी अम, जी एक 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 सस्टेन्ड, एक लंबे वक़्त तक कविता की दुनिया में दखल रखना, करना, ये काम थोड़ा-सा इस पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो आप महसूस करती हैं कि आपको नर्वसनेस होती है, ये इसी वजह से है कि आप अभी अंदर से खुद भी तैयार नहीं हैं। मतलब मुझे ऐसा ऐसा जी रिया जी लगता है। हाँ?
तो मेरी बात को एक सीनियर मतलब पोइट की तरह से आप देख सकती हैं, जो आपसे जरूर 20 सर। 22 साल पहले से लिख रहा है कि वो थोड़ा-सा, क्योंकि मेरी उम्र मतलब 45 साल तो है ही, है ना? तो 3 साल पहले ही मेरा कविता संग्रह आया। आप समझिए समझिए इस बात को, है ना? तो जी अभी-अभी मैंने मतलब कविताओं को उस तरह से पब्लिकली लोगों के सामने लाना शुरू किया है। तो ये ज़रूरी है कि हम कुछ साल कम से कम, है ना? जैसे कम से कम 25, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र तक 5-6 साल आप कविताओं को पढ़ें, अच्छी तरह से जानें, है ना? उन राइटर्स को पढ़ें, क्योंकि अभी आप 12th किया है आपने, तो बहुत ज़्यादा उस तरह से पढ़ने का मौका आपको, क्योंकि आपका सिलेबस है, उसको पढ़ने के अलावा मौका नहीं मिला होगा। तो जी मेरी आपसे यही वो है एक सलाह कि आप अभी थोड़ा वक़्त और दें, और फिर पूरे जब पंख आपको लगें कि आपके पंख मज़बूत हो गए हैं, तो उड़ें आसमान में, कौन रोकता है आपको? जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। मैं ज़रूर इस पर काम करूँगी और अभी सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दूँगी और पढ़िए, लिखने में और और ये इस चैनल के माध्यम से कभी मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आपको जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तो कौन-सी कविताएँ पढ़ें, किन राइटर्स को पढ़ें। हम लोग इस पे भी एक बीच-बीच में इस तरह के वो करते रहेंगे। तो ये ज़रूर हम रखेंगे इस पे कि इन राइटर्स को आप पढ़ें, ताकि एक रीडिंग लिस्ट आप तैयार कर सकें, और उसको उसको पढ़ने से, क्योंकि वो लिखना वहीं से आएगा। लिखना आपको आप अपना ही लिखेंगी, लेकिन वो कलम को किस तरह पकड़ना है, वो बताएँगे आपको, कविताएँ बताएँगे आपको। जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके एडवाइस का। मैं ज़रूर इस पर काम करने की काम करूँगी, कोशिश नहीं काम करूँगी। थैंक यू। और थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अभी हम आने वाले समय में और भी बहुत सारे सेशंस रखेंगे, जिसमें हम हमारे युवा साथियों को बताएँगे सर के माध्यम से कि कौन-सी कविता पढ़ें, किसकी कविता पढ़ें। मतलब हुँ, ये भी एक स्टेज बाय स्टेज हो सकता है कि आप डायरेक्ट शेक्सपियर को ना पढ़ने लग जाएँ। उससे पहले की कुछ कविताएँ होती है कि जैसे कि किसी भाषा को सीखने से पहले क, ख, ग, एबीसीडी आना ज़रूरी है। उसी तरह कविता की कौन-सी किताब पहले पढ़ना बेहतर होगा, इस पर भी हम कुछ सेशन लेकर के आएँगे। हमारी सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आकांक्षा श्रीवास्तव से है। ये हुँ, महाराजा अग्रसेन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रही हैं और अच्छा, काफ़ी समय से ये ओपन माइक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही हैं। द सेक्युलर हाउस के प्लेटफ़ॉर्म पर भी ये परफ़ॉर्म कर चुकी हैं। उनके कुछ सवाल हैं। ओके। यस आकांक्षा गो अहेड। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सर, मैं आकांक्षा श्रीवास्तव। सर ने जैसे कि बताया कि मैं ओपन माइक कंपटीशन में और पोएट्री कंपटीशन में, स्लैम पोएट्री में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। मैंने डिबेट में भी हुँ, काफी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जब कॉम्पिटिशन्स की बारी आती है तो मुझे ना एक फीडबैक मिलता है हमेशा कि हुँ, मतलब कुछ नया लेके आओ, और मतलब मुझे जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें भी थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं। जबकि कॉन्फिडेंस का ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है स्टेज पे, मैं उसे ओवरकम कर लेती हूँ, बट कहीं ना हुँ, कहीं एक जो इंटरेक्शन होता है ऑडियंस के साथ, शायद उसमें कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन जो मेरा होता है वो उतना बेटर नहीं होता जितना मैं लिख पाती हूँ। हुँ। सर नहीं, तो इसमें आपको ये लगता है कि आप जो लिख पा रही हो, मतलब जो जजेस होते हैं, वो आपके लिखने पे कमेंट करते हैं क्या? या सर उस वो पे कोई बाद सवाल? में कहते हैं कि बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। हाँ। हाँ, इनोवेशन की, बट मुझे लगता है कि मेरी राइटिंग में इनोवेशन की कुछ कमी है अभी। नहीं, इनोवेशन और अच्छा लिखा था, फिर तो वो बात दोनों कैसे जमेगी? मतलब इनोवेशन से मेरा आपका क्या मतलब है? उनका उनका सर क्या मतलब होता इनोवेशन है? का मतलब कि कुछ नया लेके आना, मतलब हाँ, कि हाँ। जो बात कही है उस बात को किसी हुँ, और तरीके से, किसी नए तरीके से रखना। हुँ। तो मुझे लगता है अच्छा। कि उसकी शायद कोई कमी है। आकांक्षा आई वुड रिक्वेस्ट विद योर परमिशन सर, अगर आप हुँ। अपने कविता का 2-4 लाइन कुछ भी सुनाना चाहें सर को, सर सामने-सामने बता सकते हैं सुन करके कि एज़ जज इनको क्या लगता है? हाँ सर, मैं अपनी कविता सुना सकती हूँ। वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। हाँ, कुछ छोटा-सा उसका कुछ अंश सुना दीजिए, छोटा-सा। जी सर, एक मिनट। हाँ, एक मैंने ये लिखा था जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था, तब मैंने ये हुँ, लिखा था कि अहद जो चल रहा है कहर का, कहीं तवील ना चले। अहद हुँ, जो चल रहा है कहर का, कहीं तवील ना चले। ये हवा मिट्टी दहर खुद को बर्बाद होता देख, काल बन तेरे अस्तित्व पर ए इंसान भारी ना पड़े।
तू मिटाने पर है हयात दस्त की, तू मिटाने पर है हयात दस्त की, ये दस्त की आग कहीं तेरे मकानों पर भारी ना पड़े। तो ये 4 लाइनें मैंने लिखी थी। नहीं, अच्छा है। आप कह पा रही हैं, आपके पास एक रिदम है कहने का, है ना? और कुछ मुश्किल शब्दों का भी आपने इस्तेमाल किया है। तो क्या उर्दू के कुछ लेखकों को आपने पढ़ा है या आपसे आती है? सर मैं गुलजार साहब को, मोहम्मद रफ़ी वगैरह को काफी सुनती हूँ और जगजीत सिंह के गाने भी मुझे काफी पसंद हैं। हाँ, नहीं, लेकिन वो उनसे मतलब गानों से ठीक है, एक वो आती है, लेकिन ये जो शब्दों का जो इस्तेमाल आपने किया है, ये वहाँ से नहीं आए हैं गुलजार से, या है ना? नहीं नहीं तो सर, ये वहां से नहीं हाँ, आया है। हाँ, वहाँ से, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी उनके पास नहीं है। तो जी मेरा कहने का मतलब है कि होता क्या है, कई बार हम देखिए, भाषा का जो अपना एक संस्कार होता है ना? जी उसका, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भाषा मुर्दा चीज़ नहीं है, भाषा हमसे भी ज़्यादा ज़िंदा है ना? वो जी एक पूरे राष्ट्र को, एक पूरे मतलब आप देखें करोड़ों लोगों को ज़िंदा रखती है, और हम लोग अपनी भाषा के लिए मतलब मर तक जाते हैं, है ना? उसको बदलने के लिए तैयार नहीं होते, उसकी आइडेंटिटी है ये। और भाषा जो है वो उस आइडेंटिटी, मतलब पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। जी तो भाषा की अपनी एक संस्कार है, भाषा के अपने एक तरीका है उसका। तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ यहाँ से लेते हैं, कुछ वहाँ से लेते हैं, तो हमको शुरुआत में इसीलिए पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी अपनी जो भाषा हो, जो जिसको हम कहना चाह रहे हैं, जिन बातों को, वो बात किस तरह से सबसे पावरफुल तरीके से कही जाएगी। मतलब एक अच्छा कवि कौन है अगर ये पूछा जाए, तो वो है जो अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास अपनी बात को मुकम्मल तरीके से कह पाए, है ना? कि पूरी तरह से उसने अपनी बात कह दी और एक पावरफुल तरीके से अपनी बात कह दी, तो वो अच्छा कवि हम उसको कह सकते हैं। तो अब आप देखें कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या ये शब्द उस जगह ठीक बैठेंगे, आपने कुछ उर्दू के मुश्किल शब्दों को, कुछ हिंदी के मुश्किल शब्दों को इस्तेमाल किया, तो उनका आपस में क्या ऐसा तो नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या कुछ, मतलब है ना? तो ये भी पॉसिबल है ना, मैंने कहा ना, ज़िंदा हैं वो मरे हुए नहीं है, वो ईंट पत्थर नहीं है कि आप उनको आस-पास बिठा दें। तो उससे क्या होगा कि कई बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वो इमेज क्रिएट नहीं हो पाती है। जो पोएट्री के अंदर जो एक मैं जैसे अंदर अगर जाऊँगा तो उसमें एक ये इम्पोर्टेंट बात है कि पोएट्री जो होती है ना, वो इमेजेस क्रिएट करती है। जो शब्द होते हैं वो लगातार आपके आगे बिंब बनाते हैं, आपके आगे तस्वीरें खिंचती चली जाती हैं। तो जब हम भाषा को सही तरह इस्तेमाल करते हैं, तभी ये काम हो पाता है कि वो आपने कुछ छोटी-सी बात कही और वो फ़ौरन एक फ़ोर्सफुल इमेज आपकी आँखों के सामने रीडर ने पढ़ा और उसकी आँखों के आगे आ गई, और कई बार इतनी स्ट्रॉन्ग आ गई कि वो रोने लगा या चिल्लाने लगा या ये परेशान हो गया। तो ये जो इमेजेस होती हैं, ये जो भाषा है, मतलब इमेजरी की जो भाषा है, ये इसका ये कमाल है। तो अगर हमने भाषा की उस तरह की ट्रेनिंग नहीं ली है, तो वो इमेज जो है क्रिएट करने में हम नाकामयाब हो जाते हैं। तो जो हम कहना चाह रहे हैं, वो हम तो महसूस करते हैं कि हमने ये कहना चाहा था, लेकिन शब्द उस बात को कह नहीं पाते हैं, है ना? तो यही एक समस्या आती है। तो आपके साथ भी अभी जो हुआ है कि जो एक पढ़ाई है ना, वो सीमित है। तो आप कोशिश करें कि जो हिंदी के मेन स्ट्रीम जो राइटर्स हैं, उनको आप जाएँ, अच्छी लाइब्रेरी आपके पास, आप महाराजा अग्रसेन कॉलेज में हैं? जी सर, डीयू। डीयू का जो कॉलेज है, तो हाँ, वहाँ किस स्ट्रीम में हैं? सर मैथमेटिकल साइंस। अच्छा, मैथमेटिकल साइंस, अच्छा। जी तो वहाँ पे कई मेरे साथी हैं, जो उनमें से 1-2 तो अच्छे पोएट भी हैं। मुझे याद आ रहा है, मतलब मेरे साथी हैं विनोद वर्मा वहाँ, तो अच्छे पोएट भी हैं वो। आप अपनी लाइब्रेरी में कंसल्ट कर सकते हैं, जो मॉडर्न जो पोएट्री जो लिखी जा रही है, उसको देख सकते हैं। मैं सर, नाम जानबूझ के लाइब्रेरी नहीं ले। में तो इतनी बुक्स अवेलेबल है नहीं, मैंने ढूंढा था तो हाँ। है कुछ, रश्मि रथी वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, लेकिन कुछ नहीं, नहीं, बहुत ही वो ज्यादा पुराना अच्छी है, कोई ऐसा है कि लाइब्रेरी में सब कुछ है, इतना है कि आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, है ना? नहीं। वहाँ पोएट्री की मैंने ढूंढी थी बट कुछ रिसोर्स नहीं मिला। गजले वजली की तो मुझे फिर भी किताबें मिल गई थी काफी नहीं, अच्छी। ऐसा ऐसा करिए कि एक और किताबें भी ना पढ़ना चाहें तो आप ये एक कविता कोश नाम से एक ये है, एक डाउनलोड कर लें अपने प्ले स्टोर से,
एक ऐप है कविता जी। कोश, है ना? जी। तो इस कविता कोश में आपको हिंदी के तमाम और उर्दू के तमाम जो लेखक हैं वो मिल जाएंगे। ओके, ठीक। लगभग सारे मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको नहीं आना जाना चाहिए तो आप फिर उनको, जो मॉडर्न हमारे जो पोइट्स हैं, जी। राजेश जोशी हैं या मंगलेश डबराल हैं, है ना? नरेश सक्सेना जी का नाम मैंने लिया, या भगवत रावत हैं, इन लोगों को आप पढ़ें, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो इनको आप देखेंगे कि इन लोगों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से अपनी बात कहनी है। जी, ठीक है, थैंक यू सर। शुक्रिया। सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ किताबों की लिस्ट है, हम अपने माध्यम से द सेक्युलर हाउस के माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि बच्चों को जो बुक आप सजेस्ट कर रहे हैं वो द सेक्युलर हाउस के माध्यम से प्रोवाइड करवा हाँ, मैं पाए। एक लिस्ट पूरी बना के आपको एक मुहैया करा दूंगा। तो आप वो लिस्ट इन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। सर, हमारे साथ एक लड़की है वेदांशी, इन्होंने भी जस्ट 10th का एग्जाम दिया है। मेरी हम्म, बहुत पसंदीदा है ये काफी अच्छा, मतलब 10वीं में जब मैं था तो मैं सिर्फ पढ़ता था। एक हम्म, एक एक दोहा था उसमें कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दूरी डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। हम्म। तो मतलब ये 10th क्लास का इन्होंने एग्जाम दिया है और इन्होंने कविता लिखना भी शुरू किया है, काफी अच्छा लिखती हैं। वेदांशी, इफ यू कैन हियर, क्या आप एक अपनी छोटी सी कविता सुना सकती हैं सर को? ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप सर के सामने कविता पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत बड़ी क्या होता, हम लोग बैठे बातचीत ही कर रहे हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? हाँ, आ रही है, बहुत अच्छी तरह से आ रही है। काफी देर से आप सबको सुन रही हूँ मैं, सबके सवालों को सुना, और आपने जिस तरह से बातें व्यक्त करी उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी जैसा कि सर ने बताया, केवल 10वीं के ही मैंने एग्जाम दिए हैं, तो ऐसे ज्यादा कुछ मेरे को ज्ञान है नहीं। मैं आगे अपना जो 12th के बाद जो पढ़ाई है वो हिंदी साहित्य से ही करना चाहती हूँ। हाँ, साहित्य तो भी नहीं है उसमें, हिंदी आपको एक सब्जेक्ट के तौर में मिल जाएगा। जी। हाँ, सर, एक और दुर्भाग्य की बात ये है कि ये हिंदी साहित्य पढ़ना चाहती थी, लेकिन ये उत्तराखंड से हैं और ये जहाँ रहती हैं वहाँ आसपास के कॉलेज में हिंदी अवेलेबल नहीं है। 12th में नहीं आर्ट्स तो है अभी ही तो 12th में है ना ये। 12th में भी ऑफर नहीं हो रही है? 11th क्लास में आर्ट्स है ही नहीं इनके स्कूल में। नहीं तो हिंदी तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे, मतलब कंपलसरी तो नहीं है अब तो इन्होंने ये गेम किया है। देखिए, मातृभाषा है और उसके साथ इस तरह का एक तरह का ये दुर्व्यवहार है, मैं कहना चाहता हूँ इसको, कि हम लोग जब पढ़ते थे तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट था हिंदी, और आज हिंदी के साथ इस तरह का मुझे लगता था कि शायद 12वीं तक सभी बच्चे हिंदी पढ़ के आते होंगे, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है कि आप सर, अपनी, हाँ, जिस स्कूल में मैं हूँ उधर हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट है, बट साइंस के अलावा कोई और स्ट्रीम नहीं है। जैसे कि अगर मैं पढ़ाई में एवरेज हूँ तो मेरी साइंस के उससे परसेंटेज डाउन हो सकती है और अच्छे कॉलेज मिलने में फिर कुछ दिक्कत आ सकती है। हाँ, अच्छा, नहीं ये तो एक दूसरी समस्या हुई, है ना? ये जी तो जी। एक हाँ, लेकिन हिंदी के हिंदी। साथ भी ये हो रहा है कि हिंदी ऑप्शनल के तौर पे आ गई है। जी जी। ये मैं देख रहा हूँ स्कूल्स में। तो ये एक बहुत गड़बड़ है कि आप अपनी ही भाषा को बच्चों तक नहीं, क्योंकि और तो कोई पढ़ नहीं रहा है। आप जितनी हिंदी पढ़ते हैं, मैंने भी जो हिंदी व्यवस्थित रूप से पढ़ी है वो सिर्फ 12वीं तक पढ़ी है। उसके बाद मैंने कभी हिंदी सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ी। मतलब हिंदी में मैं लिखता हूँ, बहुत कुछ पढ़ता हूँ, लेकिन व्यवस्थित तौर पे कहना चाहिए कि एक सब्जेक्ट के तौर पे जिसमें मुझे इवेल्युएट किया गया हो, मार्क्स आए हों, वो 12वीं तक ही हुआ। तो आज अगर 12वीं में भी नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ 10वीं के बेसिस पे आप हिंदी को कब तक ले जा पाएंगे, कहाँ तक जाएगी? तो ये एक अपनी भी मातृभाषा के मतलब अस्तित्व का एक सवाल है, जो कि बहुत बहुत गड़बड़ है, मतलब मामला कि ये जो पॉलिटिकल हमारा जो डिस्पेंसेशन है, उसको ये देखना चाहिए कि सरकारों को, कि हम अपनी मातृभाषा के साथ क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जो सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटी जो है वो काफी अलग है। हाँ, तो बेटा आप अपनी बात कहें। जी सर। सर, अभी मैं जो कविताएं लिखती हूँ उनका कुछ विशेष अर्थ नहीं निकलता है, मतलब कि कोई सामान्य अर्थ वाली जो कविताएं होती हैं वैसी ही लिखती हूँ, हाँ, क्योंकि अभी हाँ, उम्र ठीक है, कोई बात नहीं, उम्र उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। तो मेरे कुछ बड़े जो रिश्तेदार हैं वो मेरे से कहते हैं कि अब इस तरह की कविताएं लिखना छोड़कर आप कुछ ऐसी कविताएं लिखिए जिसका कुछ भिन्न अर्थ निकलता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अभी जो मैंने इसी पर अपने जो
मैं जो कविताएं मैं लिखती हूँ इसी पर मैं खुद को पहले मजबूत कर लूँ, उसके बाद मैं कोई कविताओं का वो फॉर्म जो है अपनाऊं। अच्छा, जैसे किस तरह की कविताएं बेटा, एक छोटा सा कुछ सुनाइए टुकड़ा। जी, छोटी सी एक कविता मैंने उस समय लिखी थी जब नए साल का समय था। जैसे कि हमें पता है 2019 में हमने बहुत सारे बलात्कार के किस्से सुने थे, हर महीने लगभग भिन्न भिन्न उम्रों की महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, उसी पर मैंने कुछ लिखा था कि रूह कपा देने वाले वो किस्से फिर याद आ गए, आंसू फिर आंखों से मिलने इतने समय बाद आ गए। साल नया है, खुशियां चारों ओर हैं, मगर बदजात से इस दिमाग में चिंता घनघोर है। 2 साल की लाडली ने जान हारी थी, कश्मीर की आसिफा भी दरिंदों ने मारी थी। ना उम्र की लाज रखी, देखो एक अम्मा भी जंग हार गई। क्यों अब उन अम्मा के भी कपड़े छोटे थे, ये सोच दिल को मार गई। जानवरों को जिंदा करने वाली जानवरों से ही मारी गई। देख इंसानियत हर बार हार ही गई। ए मनुष्य रूपी जानवर, गुजारिश है तुझसे कि हर नारी में तू अपनी बहन देखना, बेरहमी से उसके चिथड़े कर तू ना फेंकना। विकास हो देश का, उसको स्वच्छ भी बनाएंगे, मगर पहले सही मायने में उसे आजाद बनाएंगे। नहीं, अच्छा है, आपने एक पूरा विचार तो रख दिया ना। और बहुत कुछ आपके पास जो एक लहजा है कहने का वो भी है। तो इस छोटी सी उम्र में आप अपनी बात को दो बातें हैं कि अपनी अपनी बात को आप पूरी तरह से मुकम्मल कह पा रही हैं। उसमें आप एक गुस्सा है आपके अंदर उस सिस्टम को, उस सत्ता के खिलाफ, जो पुरुषों की सत्ता, जो सोच है उनकी, उसके खिलाफ। जी और उसको आप एक लयात्मक तरह से भी कह पा रही हैं। तो इस छोटी सी उम्र पे ये काफ़ी ठीक है। अगर आप थोड़ा-सा पढ़ेंगी तो आपको नई जो भाषा है वो मिल जाएगी, है ना? तो जी और अपनी भी अगर इस तरह की भी कविताएँ ज लिखना चाहेंगी जिसमें कि राइमिंग और उस तरह का मामला है, तो उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम उन कवियों को पढ़ें, क्योंकि जो मैं कह रहा था कि बिना पढ़े हमारी जो है वो गति नहीं होगी, बिना पढ़े नहीं जी होगी, जी है ना? तो पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना इतना नहीं कि हमने एक आध किताब पढ़ ली उससे काम चल गया, ऐसा नहीं। मतलब आपको पोएट आफ्टर पोएट, मतलब घोल घोल के मतलब पी जाना पड़ेगा, है ना? जी इतना इस जी तरह जी से जी कि आपने सैकड़ों जो कवि हैं वो पी लिए हैं एकदम, है ना? आपको आपने पढ़ लिए जी हैं जी। अच्छी तरह से। तो वो करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, आपके अंदर काफ़ी संभावना है इस बात की। धन्यवाद सर। जी। तो ये थी सर हमारी मतलब द सेकुलर हाउस के इतने दिनों की कमाई। हमारी स्टार परफॉर्मर हैं ये, और हमारे प्लेटफॉर्म पर जब भी आती हैं जो भी स्पीकर होते हैं उनका मन मोह लेती है। और मेरी बहुत पसंदीदा है ये, मतलब इतनी कम उम्र में मुझे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि मैं जब 10th क्लास में था तो मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि इतने अच्छे तरीके से अपने बात को रख पाऊँ। सर और ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि द सेकुलर हाउस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। कि मुझसे हुँ। पर्सनली और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, संजीव कौशल सर हैं, हम लोगों से जितना होगा हम आपकी मदद करेंगे। आपको सिखाने में जैसे कि आपके कॉलेज में आपने कहा कि हिंदी कंपल्सरी हो नहीं हो, हम एक माध्यम बनेंगे आपके अंदर ये संभावनाएं पैदा करने के लिए और इन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको अगर जी किताबों की जरूरत है, किसी भी तरह की फैसिलिटी जो आपको पढ़ने में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, हम कोशिश करेंगे कि अपने पर्सनल कैपेसिटी में आपकी मदद करें। और हम इस चीज के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। सर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जसकरण सिंह से है। तो जसकरण, आप अपना क्वेश्चन रखें सर के सामने। कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं नीचे, आई कुड सी सम क्वेश्चंस। ये सर वो क्वेश्चन मैं एक एक करके एड्रेस करवा रहा हूँ। ठीक है। जसकरण, गो अहेड, कैन यू हियर मी? जसकरण, कैन यू हियर मी? सर जसकरण शायद बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनका माइक लगता है वो ऑन नहीं है। ऑन हो गया है मगर पता नहीं उनकी आवाज नहीं, नहीं आ ऑन रही है। नहीं है, माइक माइक अभी भी अनम्यूट है, अनम्यूट नहीं हुआ, म्यूटेड ही है। यस जसकरण। जसकरण, कैन यू हियर मी? ओके, हमारे सर जसकरण को हम बाद में मौका दे देंगे। हमारे साथ हैं
स्नेहा, स्नेहा आप अपना सवाल सर से पूछें और आप क्या बोलना चाहती हैं बताएं सर को। हेलो, गुड इवनिंग संजीव सर एंड कृष्णा सर। हेलो। यस यस, वी कैन हियर यू, गो अहेड। हाँ, तो संजीव सर हमारा एक सवाल था कि जैसे आपने बताया कि आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। हेलो। थोड़ा जोर से बोलिए स्नेहा। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग संजीव सर। मैं कुछ अपने साथियों को देख पा रहा हूँ। आलोक मिश्रा जो हैं मेरे दोस्त हैं, अच्छे पोइट हैं, वो भी यहाँ हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है जी। स्नेहा आप थोड़ा जोर से बोलिए बेटा। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, बताएं। सर, वो जो आपने बोला कि कविता में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए, जैसे भाषा, इमोशंस और घटना के विचार पे हम कोई भी कविता लिखते हैं। तो सर, मैं कविता तभी लिखती हूँ जब हमारे अंदर कोई भी घटना का पूरा उथल पुथल हो जाता है। तो मैं अपनी रचना को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें आप बस ये बताएंगे कि हमें उसमें क्या सुधार लाना है सर। क्या मैं प्रस्तुत करूँ एक रचना? छोटी सी रचना है सर। अच्छा, करिए आप, है ना, क्योंकि रचनाओं को मैं ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग अपनी रचनाओं को मुझे भेज सकते हैं, है ना, क्योंकि हर एक के पास अपनी एक रचना है, तो उस पर फिर ज्यादा वैसी बातचीत हो सकती है कि उसको ढंग से देखा जा सकता है, जब कोई रिटन फॉर्म में होती है। हम ऐसा करेंगे कि एक सेशन ही रख लेंगे जिसमें हाँ, कि जहाँ पे पहले से मेरे पास भेजी हुई कविताएं आपकी हैं, तो वो बातचीत कुछ मतलब आपके फायदे की रहेगी, क्योंकि आप अगर सुनाएंगे भी तो आप सुना दीजिए भी कविता। ओके सर, मैं सुनाती हूँ एक बार। हाँ हाँ हाँ। तो कविता का टाइटल है सर, बस एक कदम और। हाँ बस एक कदम और, इस बार किनारा होगा। कुछ हाँ। तो लक्ष्य की ओर उस कुदरत का इशारा होगा। हर बार मन में हम्म। हिरन है, जैसे अपनी ही खुशबू ढूंढती हिरन है। वो तपती धूप के बाद धरती पर बारिश की बूंदों का क्या नजारा होगा। बस एक कदम और, इस बार किनारा होगा। हेलो सर। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, तेजी से बोलिए, आवाज आपकी नहीं पहुंच रही है। बस एक कदम और, इस बार किनारा होगा। कुछ हाँ। तो लक्ष्य की ओर उस कुदरत का इशारा होगा। हर बार मन में उम्मीद की एक किरण है, जैसे अपनी ही खुशबू ढूंढती हिरन है। वो तपती धूप के बाद धरती पर बारिश की बूंदों का क्या नजारा होगा। बस एक कदम और, इस बार किनारा होगा। तो बहुत अच्छी कविता है, बड़ी उम्मीद से भरी हुई है कि एक कदम और चलना है, फिर तो मिल ही जाना है। अच्छा लिखा है आपने, है ना, इतना बस एक कदम और फिर तो किनारा होगा, बल्कि अच्छा लिखा है, काफी अच्छा लिखा है। सर, कुछ और लाइनें हैं इसमें, और सुनाऊं? हाँ, सुनाइए। भले ही हम सब पर जिम्मेदारियों का बोझ है, भले ही हम सब पर जिम्मेदारियों का आपकी बोझ आवाज है। कम आ रही है लेकिन। सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हाँ, हो सकता है, क्योंकि आवाज पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है मेरे पास। हाँ, सुनाइए। भले ही हम सब पर जिम्मेदारियों का बोझ है, पर वो मस्ती के दो पल भी हर रोज है। हर वक्त मंजिल की ओर जाने का इशारा होगा। जैसे समुद्र की उस उफनती तूफान में मांझी को बस अपनी पतवार का सहारा होगा। बस एक कदम और, इस बार किनारा होगा। वो नहीं, अच्छा, सूरज की। देखिए, मैं आपको कुछ बातें कह देता हूँ। यस सर। देखिए, अभी क्योंकि आपने अभी लिखा है, अभी एक्चुअली आप लोगों की उम्र भी अभी बहुत छोटी है, और अभी आपने लिखना शुरू किया है, और बल्कि अच्छा ही लिख रहे हैं उस लिहाज से देखा जाए तो अभी जो कमी नजर आ रही है, मुझे वही नजर आ रही है कि आपने उस तरह से उसको जो आगे और क्या हो सकता है वो परसीव कर पाने की एक जो ताकत है वो नहीं है।
और उसी की वजह से कुछ इस तरह के शब्द बीच में आ जाते हैं या उस तरह की लाइनें आ जाती हैं जो मजी हुई नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा हो सकता है। और हम लोग जो मुझे लग रहा है बस ये कि आप सभी लोगों में कि एक पढ़ाई की एक कमी है, क्योंकि आपने उस तरह पढ़ा नहीं है। किन्हीं भी लोगों को पढ़िए, लेकिन पढ़िए, मतलब, है ना, पढ़ना बहुत जरूरी ओके है। सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो सर कुछ और क्वेश्चन लें या सर आज का सेशन यहीं खत्म करें? आप देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन और ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं। हेलो। यस जसकरण, गो अहेड। मेरी आवाज आ रही है अब? बिल्कुल आ रही है। सॉरी, मेरी पहले भी आवाज, मैं बोल रहा था लेकिन आई डोंट नो व्हाट टेक्निकल इशू वाज देयर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कृष्णा सर। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था कि मैं रीडिंग भी करता हूँ पोएट की बुक्स भी एंड पोएट्स के जो शेर एंड शायरी लिखते हैं। बेसिकली थोड़ा और ऊंचा बोलिए थोड़ा सा। सर बेसिकली मैं शेर और शायरियां ही लिखता हूँ, पोएम्स कम लिखता हूँ। तो सर द फैक्ट इज कि सर जब मैं पोएम लिखने लगता हूँ तो सर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता सर जिससे मैं स्टार्ट कर सकूं। तो सर उसका कुछ मेरे को हेल्प कर दो, कुछ बता दो उस बारे में। बाकी सर कुछ बचपने पोएम्स भी होते हैं मेरे, जो वैसे टीचर्स बोल देंगे हाँ अच्छा है, लेकिन फिर बाद में जब वो उनकी प्राइवेट टॉक्स होती है तो उनमें से मुझे कभी कभी पता चल जाता है कि हाँ मैं बहुत बचपना से लिखता हूँ। तो सर उसमें भी कुछ बता दो प्लीज। देखो, ऐसा है कि ये जो समस्या है कि आपको कविता की शुरुआत नहीं मिल रही है, ये लगभग यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ना। ये आपकी अपनी अपनी समस्या नहीं है। ये कोई भी जो लोग शुरुआत करते हैं कविता की, है ना, वो ये रहता है कि शुरुआत हो जाती है और फिर अंत नहीं मिलता है। अंत भी होने लगता है तो बाद में लगता है कि अंत वैसा अंत तो नहीं है जो और लोग लिखते हैं। तो ये एक तरह से मतलब लगातार चलते रहने और बिना हताश हुए चलते रहने का मामला है। आप क्योंकि गजल ज्यादा पढ़ते हैं और आपने कहा भी कि आप शेर व शायरी करते हैं, तो आप उसमें डूबे हुए हैं। आपका जो वहां से आ रहा है कुछ जो इनपुट आपको मिलता है, जो कहना चाहिए कि इंस्पिरेशन जो आपको मिलती है पोइट्री लिखने की, जो आप पढ़ते हैं वहीं उसी तरह की इंस्पिरेशन आपको मिलती है। तो क्योंकि आप शायरों को पढ़ते हैं तो आपको शायरी की इंस्पिरेशन मिलने लगती है। जब आप कविता पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना, तो आपको कविताओं की इंस्पिरेशन भी मिलने लगेगी। उनकी किस तरह शुरुआत होती है, किन चीजों को, किन लम्हों को हम देखते हैं, क्योंकि कविता कोई खास क्षण को पकड़ती है किसी उसमें। तो ये होने लगेगा अगर तो वही क्या आप शायरों के अलावा कुछ और भी पढ़ना अगर आप शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि उससे आपका थोड़ा भला होगा। सर मेरी एक दरखास्त है सर आपसे। सर जी सर, आप भी प्लीज अपना कोई एक अपनी पोएट्री सुनाए, एक छोटा सा मैं टुकड़ा सुनाए सर, थोड़ी इंस्पिरेशन फॉर स्टार्टिंग ऑफ पोएट्री एंड ऑल। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा। अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की रिक्वेस्ट है और ये मेरी पर्सनल भी रिक्वेस्ट है सर कि मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अच्छा आरती कॉलेज की प्रिंसिपल मैम मुक्ति सन्याल मैडम का, जिन्होंने मुझे आपके साथ जोड़ा और उन्होंने मुझे आपकी यूट्यूब की जो कविताएं हैं उनका मतलब लगभग सारी कविताओं का लिंक भेजा और मैंने सुना भी है। तो आप जिस तरीके से आपकी जो आवाज है, क्योंकि आपने उसमें चेहरा तो दिखाया नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस आवाज की जो मतलब मोहक क्षमता है वो बहुत ही अद्वितीय है। इस सेशन का अंत इससे अच्छा नहीं हो सकता इससे बेहतर नहीं हो सकता। प्लीज सर आई रिक्वेस्ट यू, और आई थिंक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की भी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो आपका कुछ टुकड़ा सुनना चाहेंगे। अंत भला तो सब भला। टुकड़ा नहीं सर, पूरी पोएम ही सुनाइए। मैं सुनाता हूँ आपको, कुछ कविता सुनाता हूँ, ठीक है। छोटी छोटी एक दो कविताएं आपको सुना देता हूँ। एक ये कविता है, ये कविता है आग। आग। अब आप देखें इसमें किस तरह, छोटी सी कविता है और किस तरह से ये है कि तारे हैं तो कितनी सुंदर है रात, तारे हैं तो कितनी सुंदर है रात, जैसे जुगनुओं भरी हो टोकरी और उड़ेल दे कोई आसमां के चेहरे पे उसे।
तारे हैं तो कितनी सुंदर है रात, जैसे जुगनुओं भरी हो टोकरी और उड़ेल दे कोई आसमां के चेहरे पे उसे। दूर से कितनी सुंदर नजर आती हैं चमकती जलती हुई चीजें। दूर से कितनी सुंदर नजर आती हैं जलती चमकती जलती हुई चीजें। जब तक हम तक नहीं पहुंचती सुंदर लगती है आग। जब तक हम तक नहीं पहुंचती सुंदर लगती है आग। तो ये कविता है, और एक छोटी सी कविता और मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक कोरोना के टाइम में मैंने एक चिड़ियों पे एक कविता है ये, है ना। चिड़िया अभी पीछे जब ये लॉकडाउन में हमें बहुत सारी चिड़िया सुनने को मिली, अदरवाइज हमें सुनाई नहीं देती थी। तो ये कविता है कि एक, इसका कोरोना डायरी नाम था और कुछ नहीं था। एक चिड़िया गाती है तो फौरन उठा लाती है दूसरी अपनी आवाज। एक चिड़िया गाती है तो फौरन उठा लाती है दूसरी अपनी आवाज। कोई और शुरू हो जाती है दूर किसी कोने में अपने गिटार के साथ। देर तक जमती हैं इन दिनों चिड़ियों की महफिलें। देर तक जमती हैं इन दिनों चिड़ियों की महफिलें। उन्हें टोकने वाला अब कोई नहीं, कोरोना ने निकाल दी है मरोड़ बेसुरे भौंपुओं की। तो इस तरह से ये एक कविता है। इतने तो अच्छे तरीके से आपने मतलब कितना बड़ा मैसेज दिया है सर। एक मतलब बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है ये कि इससे पहले वाली कविता जो आपने सुनाई कि किस तरह से आपने तारों की रोशनी को आग से जोड़ दिया कि कब जब तक हम तक नहीं पहुंचती तब तक ही अच्छी लगती है आग। और इस वाले में भी इस तरह से आपने जोड़ा। जी सर, सुनाइए सर और भी। एक छोटी सी कविता बल्कि और सुनाता हूँ मैं आपको, जी है ना, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे अक्सर रिश्तों पे कविताएं लिखते हैं। तो ये कविता, इसका शीर्षक नाव है ना। क्योंकि रिश्तों पे बच्चे बहुत कविताएं लिखते हैं। छोटी सी कविता है, बहुत मेरे ख्याल में 3 सेंटेंस ही होंगे। ये बेटे के लिए लिखी हुई कविता है मेरी। नाव। किताबों से धूल झाड़ते हुए कल एक नाव मिली। किताबों से धूल झाड़ते हुए कल एक नाव मिली नन्ही की। विचारों के भंवरों में फंसी जूझती हुई मैंने जरा सा सहलाया उसे और वो मेरी हथेलियों पे तैरने लगी। शुक्रिया। काफी अच्छा। सर आपने कुछ और भी कविताएं जो YouTube पर पोस्ट किए सर, उनमें से कुछ एक सुना दीजिए। YouTube पे, हाँ YouTube पे कुछ कविताएं। अच्छा, एक पीछे मैंने एक कविता रंग, एक कविता पोस्ट की थी। मैं देखता हूँ अगर मिल गई तो। मुझे दरअसल पता नहीं था कि मुझे भी सुनाना है। मैं, अच्छा, ये एक कविता मिल गई है, रंग। ये मैसेज मैंने इसलिए नहीं दिया था आपको कि थोड़ा कुछ चीज तो सरप्राइजिंग होनी नहीं, चाहिए। कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ। ये कविता है, इसका शीर्षक है रंग। बात करते करते अचानक उसने कहा, मेरा पूर्व पति भी ऐसा ही था, उसे भी किताबों में रहना पसंद था। वह कविताओं को फूलों की तरह सूंघता था। यह कहते कहते वह जाने किस महक में खो गई। उसकी आवाज जैसे नशे के भंवर में डूब गई। दूर होकर भी कितना कुछ बच जाता है, कितना भी घिसो आंखों में कुछ रंग रह जाता है। वाह, काफी अच्छा। तो अब बस कुछ कविताएं तो अब हर सेशन में सर सुनाएंगे ही, और मुझे लगता है कि जो पार्टिसिपेंट्स अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपकी कविता सुनने के लिए अगले सेशन में जरूर जुड़ने वाले हैं। अच्छा लगेगा मुझे कि बच्चे जुड़े और इन लोगों की नई कुछ बातें, क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी कुछ बातें हो गई हैं, तो आगे वाले सेशन में हम लोग कुछ और थोड़ा गहराई में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ सारी बातें नहीं हो सकती, संभव नहीं है, वो स्टेजेस नहीं पॉसिबल हैं। तो हम जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसके आगे हम अब दाखिल हो सकते हैं। उनकी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को टेकअप कर सकते हैं, और उनके क्या रेमेडियल चीज़ें हो सकती हैं, क्या रेमेडीज हो सकती हैं, क्या सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं उनको, उस पर बातचीत कर सकते हैं। तो अच्छा लगा। सर, इस नेशनल कंपटीशन के बारे में सर कुछ आप अगर बच्चों को कहना चाहें तो।
नहीं, ये एक अच्छी आपने एक अच्छी परिकल्पना है ये कि देखिए होता क्या है कि बच्चों को इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है ना? और इस तरह से कि अपनी कविताओं को वो रिकॉर्ड कर दें और वो कविता, क्योंकि कई बार जैसे कई सारे बच्चों ने कहा कि वो एक परफॉर्मेंस का उन पे एक दबाव रहता है जब वो ऑडियंस के सामने होते हैं। तो अगर आप रिकॉर्डेड कविता जैसे आपने कहा कि वो भेज दी जाए, तो उस समय वो दबाव नहीं होगा, अपने कमरे में बैठ के वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उनका एक जो पूरा एक जो पर्सनैलिटी है उस कविता में वो व्यक्त कर सकते हैं। उसको इत्मीनान से, आराम से उस कविता को जैसे वो चाहते हैं ठहराव के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना कोई आँखें उन्हें घूरते हुए वो ये काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी जगह है कि आप अपनी कविता को रिकॉर्ड करें और भेजें। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि हालाँकि आपने तो सिर्फ पुरस्कार भी अच्छा-सा रखा है। इतना पुरस्कार तो अच्छे पोएट्स को भी नहीं मिल पाता है ना? जो बहुत सालों काम करते हैं, तो 25,000 रुपए आपने इस पुरस्कार राशि के लिए रखे हैं। तो वो पुरस्कार राशि हो सकती है कि 1-2 महीने काम आ जाए। कोई बच्चा अच्छा मोबाइल खरीद ले उससे, इससे ज़्यादा वो काम नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं उन्होंने इसी तरह का काम करते हैं कि 2-4 अच्छी जीन्स खरीद लेंगे, 2-4 अच्छे पेयर ऑफ मतलब शॉर्ट्स या ये वो जूते कुछ ले लेंगे। तो इससे ज़्यादा, लेकिन वो जो एक जो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बात शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्शन कर रहे हैं, ये जो एक चीज़ होती है, मुझे लगता है कि क्रिएटिव आपके जो एंडीवर है, आपकी जो कोशिशें हैं, इसमें ये बहुत काम आती हैं। तो राशि से ज़्यादा मैं ये कहूँगा बच्चों से कि वो इसलिए कविताओं को लिखें इस तरह, इसलिए कविताओं में अपनी भागीदारी रखें, क्योंकि उससे उन्हें जीवन को जीने में जीवन को कैसे जिएँ, इसकी समझ उनको पुख्ता होती है। चाहे आप छोटी उम्र में लिख रहे हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। मतलब एक बच्ची है, अब वो बच्ची इतनी छोटी उम्र में ये जो इतना सारा चल रहा है क्राइसिस, है ना? कि दुनिया के मुझे मतलब कहना चाहिए थोड़ा सख्त बातें हैं कि हम अपने समाज की इतनी तारीफ़ें हम लगातार कि हमारा देश महान, ये वो हम करते हैं, और जितनी हत्याएँ जातियों के नाम पे, जितनी हत्याएँ, स्त्रियों की हत्याएँ यहाँ होती हैं आए दिन, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन रेप केसेस यहाँ ना आते हों, हत्याएँ ना होती हों, है ना? तो वो पूरे दुनिया में इतनी हत्याएँ कहीं नहीं हैं। पूरी दुनिया में जो स्त्रियों के साथ जो हिंसा है, वो उसमें हम सबसे ऊपर हैं। तो हम एक बहुत ही झूठ और फ़रेब की दुनिया में जी रहे हैं। और एक छोटी-सी बच्ची इस बात को, 14-15 साल की बच्ची इस कहानी को, इस पूरे झूठ को मतलब पंक्चर कर देती है जब वो ये कहती है कि चल क्या रहा है ना? तो ये जो समझ है, ये जो छोटे-छोटे बच्चे जो सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारी जितनी कविताएँ जो बच्चों ने समझ सुनाने की कोशिश की, उनमें छोटे-छोटे सच हैं, जिनसे वो ग्रैपल कर रहे हैं, जिनसे वो जूझ रहे हैं। ओके? तो कविता अपने आप में इनाम है। अगर आप इस तरह से देखें कि जब आप दुनिया को समझते हैं, दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सच को जान लेते हैं, कुछ आपकी उंगलियों में जब आप कुरेदते हैं, नाखूनों से मतलब ज़मीन को खोदने की कोशिश करते हैं, तो कुछ तो आपकी नाखूनों में, कुछ आपकी उंगलियों में, कुछ मिट्टी, कुछ मतलब और चीज़ें चिपक जाती हैं, तो कुछ तो सच आपके सामने आ ही जाता है, जो अखबारों और उनके थ्रू आपको पता नहीं चलता है। तो ये जो कोशिश है बच्चों की कि हम इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उस झूठ को नकारने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार हमारे सामने मतलब पेश किया जाता है। हर एक कोई अपने देश की तारीफ करता है, लेकिन कभी कोई क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, मतलब इस तरह का कि ये क्या चल क्या रहा है, मतलब है ना? कि शहर के शहर जो है वो एक तरह से नाकाबंदी हो रखी है। मतलब हमने कोरोना के टाइम पे देखा कि नाकाबंदी हुई कि हम निकल नहीं सकते घरों से, लेकिन स्त्रियों के लिए ये नाकाबंदी तो जीवन भर से है। भाई आप 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद या कहीं नहीं जा सकते, तो वो नाकाबंदी तो आपके सामने है ना। या आप कितनी दूरी तक जा सकते हैं, कितनी दूरी तक नहीं जा सकते, ये नाकाबंदी है आपके सामने। तो ये जो चीज़ है जिसको बच्चे लगातार महसूस कर रहे हैं, जो बच्चियाँ महसूस कर रही हैं, ये कितना बड़ा सच है और ये हमारे समाज पे काले पोत देता है ये कि आप कर क्या रहे हो।
आप इस तरह की बड़ी बड़ी बातें आप भाषण देते हो, हर एक आदमी जो आता है वो भाषण देता है, लेकिन हो क्या रहा है? और इसके लिए कोई किसी तरह की कोई पॉलिटिकल समाज मतलब जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। इसके लिए हमारा समाज, हमारा जो सामाजिक जो पूरा ताना बाना है, जो धार्मिक ताना बाना है, वो जिम्मेदार है इसके लिए। अकेला अकेला कोई इसके लिए पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल ये नहीं कहने आ रहा है कि आप ऐसे करिए, लेकिन वो जो सामाजिक ताना बाना है जिसमें कि हिंसा करने की आपको आजादी मिली हुई है किसी वजह से, कि आप हिंसा कर सकते हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप दूसरे सवर्ण हैं, आप कुछ हैं। तो ये इन चीजों को ये बच्चे देख पा रहे हैं और इन पर कविताएं लिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। और मैं कहता हूँ कि दुनिया जो है वो तभी बदलेगी जब हम सारे लोग कविताएं लिखने लगेंगे, मतलब अपनी अपनी तरह से अपने अपने सचों को ढूंढने लगेंगे, तभी ये दुनिया बदलेगी, अदरवाइज बदलेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में मैं इस सेशन की आज के लिए विराम देना चाहूंगा चंद लाइनों से कि सभी का शुक्रिया, जो दोस्त जुड़े उनका बहुत बहुत आभार। सर मुझे कुछ कहना है। हाँ कहिए। सर आपने बोला था कि आप मतलब लाइक हमें अगर कोई पोयम वगैरह भेजनी हो तो हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो कांटेक्ट नंबर दे दो। आप हमें द सेकुलर हाउस पर मैसेज कीजिए। आप इनको कृष्ण को भेज दीजिए, वो कविता मेरे पास से पहुंच जाएगी। लाइक अगर आपको पर्सनली आपसे कुछ बात करनी हो तो आप हमारे माध्यम से कर सकते हैं। मैं नंबर दे दूंगा आपको, डोंट वरी। आप भेज दीजिएगा, मैं पहुंचा दूंगा नंबर आपको। थैंक यू सो मच सर। है ना, मेरा कोई नंबर ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सैंक्टिटी है उसकी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है, मैं आपको नंबर पहुंचा दूंगा। ओके, डोंट वरी। थैंक यू सर। तो आखिर में मैं सर चंद लाइनें कहना चाहूंगा। सफर में संभल कर चलना है तुम्हें, अभी कई बार रास्ता बदलना है तुम्हें, तब तक चलो जब तक मुकाम न मिल जाए, तुम्हें तुम्हारे किरदार का कोई काम न मिल जाए। वाह, बहुत अच्छी बात है। किरदार का कोई काम न मिल जाए, किरदार पहचानना ही तो जरूरत है। तो अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और इस बहाने कुछ बातचीत कविता को लेकर हो पाई, तो मुझे अच्छा है। और आपको शुभकामनाएं। कृष्ण बहुत इस काम को संभालते रहिए अच्छी तरह से। और ये अच्छा है कि इस तरह के युवा जो जुड़ पा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है। इस इंटरेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, शुक्रिया सबका। थैंक यू सर।